नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। कल जहां बात हमारी छूटी उसके बाद बात वही हुई जो होनी थी और ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी पूरी तरीके से छूट गई। 28 साल से जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया वो पार्टी रेत की तरीके से उनके हाथ से फिसल करके चली गई। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए यह सबसे मुश्किल घड़ी इस वक्त है जो आप देख रहे हैं। 28 साल आप सोचें, एक बड़ा लंबा अरसा होता है और वो पार्टी जो खुद बुनियाद से बनाई हो। 1998 में पार्टी की स्थापना हुई थी और 2011 से लगातार 15 साल तक ममता बनर्जी ने बंगाल पर एक छत्र राज किया। फिर क्या हुआ ऐसा कि ममता बनर्जी को हवा भी नहीं लगी और उनके 60 सांसद, 60 विधायक अकेले चले गए, अलग गुट बना लिया। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातें तो होंगी, लेकिन ममता बनर्जी को क्यों पता नहीं चला? और पता था तो ममता बनर्जी इसको रोक क्यों नहीं पाई? इसकी बात हम आज करेंगे। कल ममता बनर्जी कितना अकेला महसूस कर रही होंगी। ममता बनर्जी ने अपने घर पर मीटिंग बुलाई जिस वक्त गिने चुने चंद नेता उनके साथ वहां पर खड़े थे, बाकी सारे विधायक वहां विधानसभा में थे। उनमें से नेता प्रतिपक्ष सत्यव्रत बनर्जी को चुन लिया गया। ममता बनर्जी के अलावा अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब तक सीआईडी का केस था, अब ईडी की दस्तक भी इसी सब दौरान जब ये बैठकें चल रही थी तो उनके घर पर पड़ गई। और अभिषेक बनर्जी वो पार्टी के अंदर से उभर कर वो एक मुख्य विलेन के तौर पर, विधायकों की नजर में विलन के तौर पर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबकी नाराजगी अभिषेक बनर्जी से। ममता बनर्जी के खिलाफ अभी भी कोई विधायक नहीं बोल रहा है, मन में चाहे जो हो, लेकिन अभी भी सम्मान की बात कहना। आप सोचिए, लेकिन ममता बनर्जी की बनाई पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि हम ममता जी से अनुरोध करेंगे कि हमारी मुख्य परामर्शदाता बन जाए, हमारे मार्गदर्शक मंडल में आ जाए, एडवाइजर बन जाए। हमारी पार्टी ममता की विधायक कह रहे हैं ममता एडवाइजर हो जाए और ममता अब हमको मान ले, जो हम 60 लोग अलग आ गए हैं हमको मान ले और हमको एडवाइस करे। मां है ममता बनर्जी, मां की तरह व्यवहार करे, नाराज ना हो, ये विधायक कह रहे हैं। उनकी बातों में सम्मान से ज्यादा ताना दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी के लिए। और अब इसके बाद अगला कदम क्या होने जा रहा है? ये विधायक जिन्होंने अभी केवल लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना है अपने में से, क्या इसके बाद ये पार्टी की मांग भी करेंगे, सिंबल की मांग भी करेंगे? ये स्पीकर के बाद इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे क्या? और ममता बनर्जी क्या करेंगी? क्या वो इसको कोर्ट में चुनौती देंगी? ये सारी बात भी करेंगे। और विधायकों के बाद क्या होगा? सांसद क्या करेंगे? 41 सांसद हैं ममता बनर्जी की पार्टी के, राज्यसभा और लोकसभा मिला करके। उनमें से कितने लोग अभी भी पलटी मार सकते हैं? ये सवाल पूछा गया ममता बनर्जी की पार्टी के अभी जो उनके साथ खड़े हुए बड़े नेताओं में से एक हैं कुणाल घोष से। उन्होंने कई अहम बातें बताई हैं, वो भी हम करेंगे। और कुणाल घोष का मैं एक बयान आपको सुनाता हूं, इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कल उन्होंने कही थी। फिर आगे उनके आज विधायकों की बातें आपको हम ज्यादा सुनाएंगे ताकि पता चले कि इस पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। अब कुणाल घोष से सीधा सीधा सवाल हुआ, क्या अभिषेक बनर्जी अभी भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं? उनका जवाब था, हमने अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड छोड़कर बाकी सारे पद, बाकी सारी समितियां, बाकी सारी बॉडीज भंग कर दी है। जवाब आ गया कि अभिषेक बनर्जी अब जनरल सेक्रेटरी भी नहीं है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप विधायकों के बाद आपके सांसद भी टूटेंगे? उनका जवाब था नो कमेंट्स। तो नो कमेंट में ही कमेंट है, मतलब वो असलियत जानते हैं कि विधायक एक हिस्सा है, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। सुनिए कुणाल घोष को। अभिषेक बनर्जी क्या अभी भी पार्टी का ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी? हमारा पास जो इंफॉर्मेशन है, डिटेल तो अभी पता चलेगा। जो पार्लियामेंट्री पार्टी को छोड़कर पार्टी का सब जो कमेटी है सब डिसॉल्व कर दिया गया है। पार्लियामेंट्री पार्टी का क्या मतलब आप समझ? पार्लियामेंट्री पार्टी लोकसभा राज्यसभा का जो कमेटी है, ये ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट है। एक एक्सपेल्ड हुए एमएलए कैसे दूसरे पार्टी का एलओपी हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो लोग, हम लोग एक खत जमा दिया, उन लोग एक खत जमा दिया। ऐसा बहुत सारा एमएलए है जिसका साइन हमारा खत में भी है, उनका खत में भी है, तो दिया, दो खत जमा किया। बाकी जो पार्लियामेंट्री लीगलिटी ये सब देखना पड़ेगा। पार्टी जो डिसीजन लेगा वही होगा। लेकिन जो एमपी है वहां पे भी ऐसे बागी दिखाई देंगे जैसे? नो कमेंट्स। कि मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण कमेंट ये नो कमेंट ही था त्रिपाठी जी। जब सांसदों की बात हुई कि विधायकों के बाद अब सांसदों का क्या, जवाब नहीं आया। नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है ना कि अब कहते हैं कि भाई क्या बोलें वो, क्योंकि आखिर जब ये लोग 5-6 लोग ही अब बचे हैं, तो मान लीजिए ममता जी, अभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष, कल्याण बनर्जी, डोला सोरेन, मदन मित्रा, ये 5-6 लोग जब बैठते होंगे तो क्या कहते होंगे? तो अधिकांश समय चुप्पी रहती होगी।
फिर ममता जी पूछती होंगी अब, तो कहा जाता होगा अब क्या, अब तो यही कुछ है। अच्छा उससे बात हुई क्या? नहीं, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। उससे बात हुई क्या? वो भी तैयार नहीं है, वो तो गालियां दे रहा है। और मैं तो जब आपने शो शुरू किया और कहा कि वो माँ जैसी हैं, बोल रहे हैं वो। तो बगल में विजय जी थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास माँ है। तो अमिताभ बच्चन का, वो शशि कपूर और अमिताभ बच्चन का था ना वो डायलॉग कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। तो अभिषेक बनर्जी के पास सिर्फ माँ बची हुई है, वो जो बुआ जी हैं उनकी। लेकिन क्या राजनीतिक तौर पर ये सब कुछ कहीं अब उनको ले जा रहा है? बड़ा सवाल ये होना चाहिए। कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, थोड़ी देर के लिए उत्साह उत्तेजना बनी थी कि अरे लग रहा है कि 1000-1500 लोग वाई चैनल पर इकट्ठा हो गए। जब तक आप कोई एक प्रोग्राम बनाकर, एक पक्का वाला कार्यक्रम बनाकर राजनीति नहीं करेंगे, अब आपका ये 15 साल की सत्ता के बाद आप ये तमाशा करेंगे कि अरे ये तो बड़ा उत्पाती है, बड़ा गड़बड़ कर रहा है। अभी तो वो आया है भाई। शुभेंदु को कम से कम साल, 2 साल, 3 साल का अवसर देना पड़ेगा। ममता बनर्जी को अगर ये सब समझ में नहीं आएगा तो आप यकीन मानिए किसी से तुलना नहीं होगी। ये इस तरह से इतिहास में गायब होंगी कि लोग कहेंगे कि ऐसे तो ज्वार भाटा मुंबई में आता है कि अचानक लहर ऊंची उठी और गायब हो गई, तो कुछ पता ही नहीं हुआ। वैसा ही है, नहीं वैसा ही हो रहा है। एक महीने में पूरी पार्टी चली गई। अब 4 सांसद जाने वाले हैं। नो सांसद, अच्छा। नो सांसद ट्रेसेबल नहीं है। ममता बनर्जी लगातार सबको फोन कर रही है। कुछ सांसदों ने ममता से बात की है, कुछ सांसदों ने ममता से बात नहीं की है। कुछ सांसदों ने कहा है कि मैं अभी न कलकत्ता में हूँ, न मैं दिल्ली में, मैं बाहर हूँ, मैं आके आपसे मुलाकात करूंगा या करूंगी। तो ये बड़ी चिंता ममता के सामने हो गई है कि जिस तरीके से भाई आज 4 जून है, 4 मई को चुनाव परिणाम आए थे, आज 1 महीना हो गया चुनाव परिणाम को आके। 1 महीने के अंदर पार्टी का ऐसा हाल होना कि आप, और ममता बनर्जी का आप देखिए कि जब पार्टी विधायक दल की बैठक होती है नेता चुनाव करने के लिए, 1 महीने में पार्टी का ऐसा हाल होना नहीं, ममता जी का ऐसा हाल होना। हाँ ममता जी के कारण ही पार्टी का ऐसा हाल हो गया, ममता की पार्टी का ऐसा हाल हो गया। पार्टी तो है हाँ, लेकिन ममता की पार्टी का हाल, जिस तरीके से ममता ने सत्ता चलाई है 15 साल, और जिस तरीके से पार्टी में अभिषेक बनर्जी ने अपनी तानाशाही को चलाया, और ममता बनर्जी ने उससे पूरा मुख समर्थन दिया अभिषेक बनर्जी को, कि विधायक दल की खबर चल रही है कि विधायक दल की बैठक में ममता बनर्जी विधायकों से कहती है कि अभिषेक बनर्जी को स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। विधायक खड़े नहीं है उसके ऊपर। अभी बैठक में जब विधायक दल के नेता बैठक के लिए जब बुलाई गई तो ममता बनर्जी कहती है, और सामने से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बैठे थे, बाकी सबको सामने बिठाया गया। स्टैंडिंग ओवेशन किस लिए मांगा जा रहा था? कि इन्होंने पार्टी बर्बाद कर दी इसलिए। यही विधायक सोच रहे कि भाई 80 में हम आ गए, ममता बनर्जी चुनाव हार गई, बुरी तरीके से हार गए, उसके बाद आप कह रहे हो, और अभिषेक बनर्जी कहाँ जा होल्ड है, वहां का विधायक और चुनाव लड़ने से फालता से मना कर देता, और आप कह रहे हो कि इसको स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। तो विधायकों ने पूछा किस बात का, तो ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कह रही हूं ना। और फिर कहा, पूछा तो कह रहे सब ट्विटर पे डाल दिया, एक्सपो से पढ़ा करो, आप पढ़ते नहीं हो क्या? तो इस तरीके से अगर पार्टी चल रही होगी तभी पार्टी ने तय कर लिया था। और यह पार्टी की हाल है कि यहाँ सांसद नहीं है, राज्यसभा के सांसद नहीं है। 1 महीने के अंदर पार्टी का भारतीय इतिहास में मुझे कोई ऐसी पार्टी नजर नहीं आती। शिवसेना टूटी, 2.5 साल सत्ता विचारधारा के विपरीत जाके 2 साल सत्ता चलाई, उसके बाद टूटी। तमाम पार्टियां टूटी है। ऐसी टूट होना कि आपके ममता के रहते 50 विधायक आपके चले जा रहे हैं, आपके सांसद चले गए, मुझे लगता है ममता बनर्जी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। राजनीति से संन्यास ले लेना निश्चित ममता बनर्जी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। एक विधायक तो ये भी कह रहे थे कि अब तो देखिए वो मेंबर ऑफ हाउस तो है नहीं, तो विधानसभा में भी नहीं है, लोकसभा में भी नहीं है, तो इसलिए हमको गाइड करें, हमको एडवाइस करें। कहते हैं अब यही काम कर सकती है। मार्गदर्शक मंडल की बनाने की बात हो रही है ना, तो जो मार्गदर्शक मंडल में जाता है वो तो गाइड करता नहीं है, वो तो अपने घर पे सिर्फ बैठा रहता है, तो स्वाभाविक तौर पर है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में, राजनाथ सिंह भी मार्गदर्शक मंडल में, दोनों कैबिनेट में, पीएम भी मार्गदर्शक मंडल में है सर, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ 4 लोग हैं, ले लेते हैं 2 घर पे 2 लोग सत्ता में है सर, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बहुत दिल पे ले लेते हैं। नहीं, कोई बात थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ, क्योंकि कहानी कुर्सी की तरह। मार्गदर्शक मंडल में किसी को भेजना और मार्गदर्शक मंडल में स्वयं शामिल होना, बस इतना ही अंतर है। सही है। आगे बढ़े हम। हाँ प्लीज, अब बढ़ जाइए सर। आप मार्गदर्शन दीजिए। नहीं मार्गदर्शन नहीं। देखिए, वाकई ऐसा कोई इतिहास में कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि पार्टी हारने के बाद एकाएक टूट फूट इतनी बड़ी है। और आपने कहा ना कि पार्टी है, अब पार्टी नहीं रह गया, गुट रह गया है। ध्यान रखिएगा, जो तृणमूल कांग्रेस थी वो ममता और तृणमूल कांग्रेस दोनों बराबर थी। तृणमूल कहने का मतलब ममता और ममता कहने का मतलब तृणमूल कांग्रेस। जितनी भी पारिवारिक पार्टियां हैं उनके लिए यही व्याख्या सबसे सटीक व्याख्या होती है। समाजवादी का मतलब अखिलेश और अखिलेश का मतलब समाजवादी पार्टी, तेजस्वी का मतलब आरजेडी और आरजेडी का मतलब तेजस्वी जी। तो उस स्थिति से यदि हम आकलन करें तो आज के दिन में इससे बड़ी कोई दुर्गति नहीं होती है।
और एक कहा जाता है ना कि रहा न कोई कुल रोवन हारा, और राम जी ने कहा था रावण को कि रावण इसी को दुर्दशा कहते हैं। तो लगभग वही दुर्दशा है। आप सोचिए, कभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता, जो उनका कोर वोट बैंक है, मैं वहां से कह रहा हूं, उसमें से 17 लोग चिटक करके इनके साथ हैं। इसका 17 मतलब मुस्लिम विधायक हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास 20 बचे हुए हैं, उसमें से 17 आपके मुस्लिम हैं और 3 हिंदू है। एक भी हिंदू आपके साथ आज के दिन में खड़ा होने के लिए ममता के साथ तैयार नहीं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फरहाद हकीम भी चला गया, वो भी बता दीजिए। 20 बचे हुए हैं ना, 60 तो इधर आ गए जी। 17 उसमें से मुस्लिम है, इस 60 में 17 मुस्लिम है, 34 टोटल जीत करके आए हैं। 34 में तो इसका मतलब 20 में से 17 तो आपके मुस्लिम हैं, 3 ही हिंदू बचा है ना आपके साथ खड़ा। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हिंदू आपसे नफरत करने लगा है, आपकी पूरी राजनीति के खिलाफ। ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपने बताया। ममता जी के साथ अब जितने विधायक बचे हैं 20 में से 17 मुसलमान हैं। 17 मुसलमान हैं, 3 ही हिंदू है। ठीक है, ठीक है। मैं अभी आपको सुनाना चाह रहा था कि आप चूंकि आपने बात छेड़ दी, तो मैं पहले तो ये सुनाना चाह रहा था कि अब भाषा गाली गलौज पर उतर आई है दोनों गुटों के बीच में, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद कुणाल घोष ने ऋतुव्रत जो बोला, थोड़ी देर में सुनाता हूं आपको। पहले आप ये मुस्लिम विधायक 2-3 उनकी बात हम सुन लेते हैं जो इस तरफ आ गए, वो क्या कह रहे हैं। ये एक सबसे सीनियर मुस्लिम विधायक हैं इनमें, जावेद अहमद खान। बताया जाता है कि ममता बनर्जी के बहुत शुरुआती दिनों के साथी थे ये। सबसे पहले ममता के साथ यही गए थे, लेकिन इनके लिए कांग्रेस छोड़ के। जान लीजिए, इनके बहुत प्रॉपर्टी के डीलिंग्स हैं। Whatever, sir, whatever. नोटिस ममता जी के ममता जी के साथ तो वो भी एक बड़ा ममता जी के साथ छोड़ने वाले शुरुआत में से है कांग्रेस। नहीं है। इनका आना भी बहुत बड़ा झटका माना जा रहा था। इनको सुनिए ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं कैबिनेट मंत्री भी था तो भी मुझे कैबिनेट के अलावा अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से मिलने का कभी मौका नहीं मिलता था। अभिषेक तो नहीं कैबिनेट में, ममता बनर्जी से भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, अभिषेक से भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। फिर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कोटरी, कि ममता जी अब अपने 4-5-6 जो भी कोटरी के लोग हैं उन्हीं के साथ चलाएं, क्योंकि हम लोगों को तो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था। सुने। आज के दिन में सर में किसी को थोप दिया जाए। आज हम लोग यहाँ पर बैठ के हम लोग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ठीक किया, 60 आदमी मिलके। हम लोग को पता भी नहीं है, हम लोग गए, अटेंडेंस साइन किया, बोला क्या नाम है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, ये फलाना डिप्टी लीडर होगा, ये फलाना होगा। तो ये पार्टी क्या नाम है, क्या इसमें हम लोग रहने का कोई वो है, रहने का जरूरत है? ऐसे पार्टी में तो रहना नहीं चाहिए। जहाँ डिक्टेटरशिप चले, जहाँ गणतंत्र रहे नहीं, तो इसके हम क्या करेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? अभी भी तो इसी पार्टी का हिस्सा रहेंगे ना आप लोग? हम लोग इस पार्टी का हिस्सा है, लेकिन हम लोग गणतांत्रिक व्यवस्था के अंदर रहकर 60 आदमी मिलकर हम लोग सब कुछ करेंगे। यही हम लोग में उनमें फर्क है। अभिषेक को नहीं मानेंगे क्योंकि हम अभिषेक के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम तृणमूल कांग्रेस के हैं। हमारी नेत्री जो है ममता बनर्जी, उनको हम लोग चीफ एडवाइजर के हिसाब से मांग रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करें वो हम लोग के साथ रहें, हम लोग गाइड करें, हम लोग रहेंगे। लेकिन अभिषेक बनर्जी हो या दीदी का कोटरी हो, 8 आदमी का 6 आदमी का, किसी को उसमें घुसने नहीं दिया जाए और बुल एडवाइस में पार्टी चलाया जाए, ऐसे लोगों को हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जावेद साहब को आज जो है कोटरी भी याद दिख गई, इनको डिक्टेटरशिप भी याद आ गई, सब कुछ हो गया। अभिषेक बनर्जी पर कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे सर। सौरभ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का जो आउटकम है ना, ये दृष्टांत है सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। मैं फिर कह रहा हूं इसको सामान्य मत दिखिए जी। जब तक एक मिनट, जब तक आपके पास सत्ता है तब तक आप सिर्फ बाहर देखते हैं, सत्ता रहते हुए अंदर भी देखने की हमेशा आवश्यकता सर ये बात बिल्कुल लागू होती है इन सभी पे। एक क्योंकि बहुत सारे लोगों का बयान है सर के पास में। भाजपा को ध्यान रखे रहना पड़ेगा, इन्हीं सब के कुकर्मों की वजह से यहाँ तक पहुंची। वो स्वपन दास गुप्ता ने याद दिला दिया है, रहना पड़ेगा। मंत्री स्वपन दास गुप्ता बने हैं, उन्होंने याद दिला दिया कि भाजपा का टीएमसी करण ना कर लें। आज ये जितने लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं इन सबसे सावधान रहें। एक और मुस्लिम विधायक जो कि चीफ विप बने हैं फिराद हकीम की जगह पर, इनकी बात सुनिए। अखरुज्जमा ये क्या कह रहे हैं, सीधी सीधी बात बता रहे हैं। हम इधर आ गया है और दीदी अब मान जाओ, बात खत्म। तो रास्ता में हमारा खिलाफ पब्लिक जा रहा था, तो 18 टीएमसी एमएलए के अंदर में 60 एमएलए हम लोग एक साथ के बैठे, हम लोग हमारा पैसा दल टीएमसी का बना लिया। आज स्पीकर को हम रेजुलेशन करके जो एज पर रूल्स हम लोग सबमिट किया वो मान्यता दिया, यही बात है, वो अलग कोई बात नहीं है। हम लोग तो उसको चीफ एडवाइजर बनता है ममता बनर्जी को, ममता के खिलाफ कोई बात नहीं है। हम लोग क्या बोला अभी इन्होंने, सच्ची बात बोल दी। जनता हमारा खिलाफ जा रही थी,
जनता खिलाफ तो जा चुकी थी। अंडे से बचने के लिए हाँ, हो गए। ये असली बात है सर। वो जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे वो सबके लिए लागू है। वो उसको एक लाइन और कहते हैं कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो अभी ये सुख के सब साथी थे। ये जो अभी आईपैक की शिकायतें कर रहे हैं बहुत सारे लोग, अभिषेक बनर्जी की शिकायतें कर रहे हैं, ये सारी शिकायतें 2021 में भी थी, आज नई नहीं हुई हैं। अच्छा, 2021 आदमी थोड़ी बदल गया, हाँ, 5 साल में आदमी थोड़ी आदमी तो बदल वही गया। वो तब भी थे, आज भी हैं, वो सब हो रहा है। एक मैं दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग। आपने 98 का जिक्र किया, थोड़ा सा एक रेफरेंस के लिए, बाकी सब बातें सबने की इसलिए कोई उसमें बहुत नहीं। 97 में अगस्त में कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, राष्ट्रीय अधिवेशन। सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, संतोष मोहन देव वहाँ पर चीफ विप थे, उधर से असम से और वेस्ट बंगाल को देखा करते थे, और जितेंद्र प्रसाद, जो जितेंद्र प्रसाद के फादर है, वो देखा कर रहे थे। नेताजी इंडोर स्टेडियम में एसी में कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन चल रहा था, और ममता जी यूथ कांग्रेस के लोगों को लेकर बाहर खड़ी थी। अच्छा, बाहर खड़ी थी, और उन्होंने कैंपेन किया आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर्स, अपनी पार्टी के खिलाफ। अपनी पार्टी के खिलाफ, इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर। जो एसी में बैठे हुए थे इनसाइडर्स, वो वहाँ रह गए, जो आउटसाइड में सड़क पर आ गए वो ममता जी के साथ हो गए, और 1 जनवरी 1998 को ममता जी ने तृणमूल कांग्रेस बना ली। लेकिन ये जो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का जो नारा ममता जी ने दिया था, वो ममता जी भूल गई। आज भी वही हुआ है, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। तृणमूल कांग्रेस में आज वही हुआ है कि जो इनसाइडर्स थे, वो जो लोग अभिषेक बनर्जी या और जो भी साथ रहे होंगे, वो वहाँ रह गए, जो लोग आउटसाइड आ गए उन्होंने इस पार्टी को तोड़ दिया। तो एक तरह से फुल सर्किल पूरा हुआ है तृणमूल कांग्रेस का भी, समझ लीजिए, बात, सही बात है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है उसमें कि ये सारा हुआ। और अब जो लड़ाई है, अब ये विधायकों को दिखाते रहिए, उसका नहीं है। अब तो ये है कि ये झंडा, डंडा, चुनाव चिन्ह की लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि बहुत सारे संपर्क में हैं कांग्रेस के, तृणमूल कांग्रेस के सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी भी उनके संपर्क में है। तो वो कितने टूटते हैं, कब टूटते हैं, क्या होता है। राज्यसभा के लिए ये माना गया है कि वो विधानसभा मतलब इस्तीफा दे दें, फिर वापस बीजेपी के प्लान उस पर आ जाए। वो लोकसभा के यदि बन जाते हैं 2/3, तो उस तरह से कर ले। लोकसभा के 2/3 हो जाएंगे तो फिर तो पार्टी तोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जो ये किया, कुणाल घोष बता रहे थे कि पार्टी के सारे संगठन के जो यूनिट्स थी उनको ख़त्म कर दी। वो इसलिए ख़त्म कर दी कि लीगली कोई मान लो उसमें अध्यक्ष है ऋतुपत बनर्जी, संदीपन साहा या वो ना जाके उधर की वो वहाँ पर जाके कहे भाई मैं तो हूँ ही इसका अध्यक्ष। बैठक बुलाने का अधिकार खत्म हो गया ना, वो बैठक नहीं बुला सकते। तो इसलिए ऋतुव्रत और काकोली घोष दस्तीदार, ये दोनों जो नेशनल वर्किंग कमेटी है 12-13 लोगों की, उसके दोनों मेंबर है, एक इंटक के अध्यक्ष। तो वो सारी बातें हो रही हैं। अब पार्टी कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। पार्टी में, बीजेपी में दूसरी तरफ विचार हो रहा है कि ये जो विधायक दल है 60 जो एमएलए, इनका क्या किया जाए, क्योंकि वो अभी कहने के लिए विपक्ष गले लग गए, हाँ पड़ गए, जो भी है, जिसके लिए बीजेपी की इससे बेहतर स्थिति हो नहीं सकती। आपको पार्टी में लेना नहीं है, इतनी बड़ी टूट हो गई। पार्टी में लेना भी नहीं है, इनके साथ बहुत साथ क्लोज भी नहीं दिखना है। विपक्ष का नेता बना दिया ना, चलेगा नहीं ना, लेकिन ऐसा विपक्ष बन गया ना, ऐसा नहीं चलेगा। कल इनसे ऋतुव्रत से सवाल हुआ कि आपकी भूमिका क्या होगी, तो उन्होंने कहा हम मुद्दा देख के विरोध करेंगे, लेकिन विरोध के नाम पे विरोध नहीं करेंगे शुभेंदु बनर्जी ना। और इसका मतलब है विरोध नहीं करेंगे। और संसद में आकर वो क्या कह रहे हैं कि मुद्दे पर समर्थन करेंगे, अभी देख लेना आप अगले दिन। बिल्कुल, तो संसद में आकर वो समर्थन करेंगे। तो वो एक बड़ा काम है जिसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में होता है। और ये तो केवल औपचारिक तौर पर जो ये कह रहे हैं ना, आप इसको शिंदे साहब के साथ याद कीजिए कि ममता बनर्जी हमारी माँ हैं और एडवाइजर हैं। ये तो शिंदे साहब, बाला साहब के लिए भी कहते थे। ये तो 4 दिन के बाद ये तो ये भी कह रहे हैं, एक विधायक ने ये भी कहा कि वो जो उधर रह गए हैं 20, वो भी उनमें से भी बहुत अभी आएंगे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उनमें से बहुत सारे लोग आ भी जाएं। अब ये माँ वाला डायलॉग जिन्होंने ये दिया था, उनकी बात सुन लीजिए। इनका नाम है सर गुलाम रब्बानी, सीनियर एमएलए हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए कितना मतलब भोला बन के इन्होंने ममता बनर्जी जैसी नेता को, उनके बारे में कैसे मतलब प्यार से निकल गए, कन्नी काट के निकल गए। कह रहे हैं कि वो हुआ था, शोभन देव चट्टोपाध्याय जी का हो गया था, फिर वो तो पता लगा फ्रॉड है, तो किसी को तो बनाना था। ये नया लड़का है ऋतुव्रत, हमने सोचा चलो इसी को बना दो, नया लड़का है इसी को बना दो, और ममता जी तो माँ है, ममता जी मान जाएंगी। दीदी के ऊपर अभी भी हमारा ट्रस्ट है, और दीदी की वजह से यहाँ तक हम पहुँचे हैं, और दीदी अभी भी हमारा नेत्री है। अब चाहिए दीदी को, ये चाहिए अभी कि जो 60 विधायक है, 60 एमएलए है,
इसको ऑनर दे करके जो हम लोग किए हैं उसको मान लेना बेहतर होगा। आप एक माँ है, माँ का 5 औलाद है, 5 औलाद एक जैसा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ को चाहिए औलादों से मोहब्बत करना, और सब लोग को बुला के फिर जो है बैठ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यार कितना प्यार से चला दिया मैंने ममता जी को। हाँ, त्रिपाठी जी। स्नेह है ममता के साथ, जो है ममता दीदी के साथ उनका। ये सचमुच जो है, और कौन है, गुलाम रब्बानी साहब है। मतलब क्या ही कहा जाए, ऐसी चीजों पर टिप्पणी भी करते हैं, क्योंकि लगता है कि हम बोलें क्या। अरे भाई, आप लोग ममता बनर्जी की वजह से जीवन के सारे सुख ले रहे थे। जितने पाप कर्म ममता बनर्जी के माथे पर हैं, उसमें कुछ हिस्सेदारी तो आपकी भी है, सबकी छोटी छोटी हिस्सेदारी होगी। आप बता रहे हैं वो माँ है, और माँ जब संकट में आई तो बेटे छोड़ के भाग गए। बड़े नालायक, बड़े ही मतलब कृतज्ञ किस्म के बच्चे हैं। इनको तो घर निकाला करना चाहिए। ये तो बहुत ही मतलब नहीं खराब बच्चे हैं ये। नहीं, खराब बच्चे नहीं। माँ ने बच्चे में अच्छा संस्कार नहीं दिया था, नहीं इसलिए तो मान लीजिए उनको संस्कारों को तो जनता ने पढ़ लिया, लेकिन ये तो कुछ भी हो, इनको तो माँ के साथ खड़े होना चाहिए ना। और मुझे लगता है राजनीति में इस सब इन तरह के तमाशे, इस तरह के टेंट्रम्स की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने बचाने के लिए कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार आपके ऊपर कार्रवाई न करे, ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको कुछ और लगता है तो ये बिल्कुल भ्रम ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ अपने कुकर्मों को उसकी सजा न मिले, कर्म फल न मिले, कर्म दंड न मिले, उसके लिए। देखिए, इसमें से अधिकांश विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, गुंडागर्दी के आरोप हैं, और वे सभी बचने की फिराक में हैं। जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी ने अपने पारी की शुरुआत की छक्के से, उसमें इनको समझ में आ गया कि हम बच नहीं पाएंगे। एक और एमएलए किसी स्कैम में आज ही पुलिस पहुंची उनके घर पर, ये भी हुआ है। लेकिन आपने जो आरोप वाली बात की, एक बड़ा संगीन आरोप कुणाल घोष ने, मतलब बात तो बताना पड़ता है किस गुट के, ममता गुट के जो है नेता, उन्होंने लगाया है ऋतुव्रत बनर्जी पर, इस गुट के, दूसरे गुट के, बागी गुट के नेता पर। उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए सुनिए। लेकिन वो चीज ठीक है। आप ऋतुव्रत पर जो है वो आरोप है रेप का, तो रेप। आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों जमान कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं इस तरह से जो बार बार आप कह रहे हैं कि भाई एमएलए जो हैं, हर्ष जी ने भी कहा कि जिन पर आरोप थे, कुकर्म थे, वो सब आ रहे हैं, प्रोफेसर साहब भी कर रहे हैं। मुझे इस तरह से बीजेपी पर इनडायरेक्ट टिप्पणी ठीक नहीं लग रही। नहीं, इसमें बीजेपी का क्या लेना? एक बार सुनिए जरा, कुणाल घोष ने ऋतुव्रत बनर्जी के बारे में क्या कहा और किन शब्दों में कहा। अगर ममता दीदी का वो लोग बोल रहा है, ममता दीदी को वो रेस्पेक्ट करता है, लेकिन ममता दीदी को रेस्पेक्ट करता है और शोभनदेव चट्टोपाध्याय को वो नहीं मान रहा है, वो कैसे हो सकता है? कहाँ शोभनदेव चैटर्जी 10 टाइम्स एमएलए, तृणमूल कांग्रेस का फर्स्ट एमएलए, और कहाँ ये रेप केस का ये पीलो पिक्चर वाला वो, तो ये क्या कंपेयर कोई हो सकता है? एक बार सीपीएम से लात खाया है, दूसरे बार तृणमूल से लात खाया है। एक एक्सपेल्ड एमएलए को वो बार बार उसको इतना पार्टी चेंज करने का जरूरत क्यों होता है? उसका क्या क्रेडिबिलिटी है? अच्छी बात याद दिलाई प्रोफेसर साहब ने। आज कुणाल घोष जिन ऋतुव्रत बनर्जी को कह रहे हैं रेप केस के आरोपी, इनको राज्यसभा भेजा था ममता बनर्जी ने। सीपीएम के विद्रोही हो गए थे, सीपीएम को ने इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था। बाद में तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किए, तृणमूल कांग्रेस ने इनको राज्यसभा भेजा। भाई, राज्यसभा भेजते हुए सब तो उस समय उनकी लाइफ स्टाइल से भी परेशान थे सीपीएम उस समय। नहीं, जो वो लाखों रुपए का पेन, चश्मा, तो लेविश लाइफ स्टाइल। ममता जी ने कहा, मुझे लेफ्ट वालों ने कहा था इसको मत लो। नहीं, वो तो मेरी गलती हो गई, मैंने ले लिया। उस समय की बात बताओ, आरोप रेप का बताने की आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वर्गीय सीताराम येचुरी भी, उनका भी लाइफ स्टाइल बहुत ही शानदार रहा करता। ममता बनर्जी सर डैमेज कंट्रोल में लग गई है। ममता बनर्जी ने अपने सारे सांसदों को संदेश भेजा है कि अगर आप लोगों को लगता है कि अभिषेक बनर्जी को सदन का नेता नहीं रहना चाहिए, हटाना चाहिए, तो मैं हटाने को तैयार हूँ। अब ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि भाई लोकसभा में तो कोई ऐसा ना हो कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नाराजगी हो और उसको फिर सदन के नेता से हटा दे। तो अब ममता बनर्जी इतनी डर गई है कि अभिषेक बनर्जी को सदन का नेता लोकसभा से हटाने को तैयार है। वो कह रही है कि आप लोग तय कीजिए, अगर आपको लगता है किसी और को बनाना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये इतनी लेट रियलाइजेशन हो रही है। अभी तो उन्होंने ये कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 दिन पहले कि मुझे मालूम है मैं अभिषेक को हटा दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, ये सब वापस आ जाएंगे। एक अपडेट इसमें मैं जोड़ दूं कि ममता जी जब भी दिल्ली आती थी पहले, तो वो सारे अपने जो लीडर्स हैं, एमपीज हैं, उनको चाय पे बुलाती थी।
6 तारीख को यहाँ 8 तारीख को जब यहाँ आ रही है तो चाय पे नहीं बुला रही है। इसका मतलब कोई और एक अपडेट में आपको सबसे बड़ी बात बुलाने ये, के लिए कोई है वो तो इतनी बुलाए। बड़ी पार्टी में रिवोल्ट हुई। देखिए, सब कोई ममता तो नहीं बनर्जी के जाएगा। कितने राज्यसभा सांसदों ने, कितने लोकसभा के सांसदों ने खुलकर इसके खिलाफ बयान दिया है। आज वो सारी महिला ब्रिगेड का नाम चल रहा था कि कहाँ है सब, किसी का वो बयान नहीं इतना आया। कहाँ सोशल है, मीडिया पे जो सागरिका एक्टिव घोष रहती कहाँ पर है, है? सोशल मीडिया पे जो तो इतना एक्टिव रहती है, देखिए, सुबह से शाम मैं तक किसी का बयान आया सर? मैं किसी दिन का- रात ट्विटर पे मैसेज करती रहती है। किसी ने ममता के फेवर में और ये नहीं कहा कि ममता के साथ है और हम सारे भी सांसद साथ विजय हैं। जी- ऐसे समय तो सारे 29 सांसद इकट्ठे हो होकर सकता है ना, अभी ममता के यहाँ साथ नहीं जाना हो चाहिए था घर पर, नहीं। बंगाल में। देश में भी नहीं हो सकता है, विजय तो जी जब सेशन वैसे तो मेरी चल बात से सहमत नहीं होंगे और मैं फिर नाम नहीं लूंगा, लेकिन चारों पैनलिस्ट जो हैं वो गेस कर लें कि एक सांसद राज्यसभा का वो ममता दी को नहीं छोड़ेंगी। समझ गए आपने ऐसी बात कही। आपको ऐसा लग रहा है सर, हमने जब गुलाम रब्बानी जी को, हमने जब जावेद जहांगीर खान जी का हाँ, फालता, जागीर खान छोड़ दो, अब तो फिदाई ये जब जो है उनका ना, हमने देख लिया, बॉबी हकीम यदि छोड़ रहे हैं। वो छोड़ देंगी ना, हर्षी एक नाम वो और छोड़ दो। देंगी ना तो पूरा हर्षवर्धन, किन की बात कर रहे हैं सर, खुल के बोलिए। नहीं वो छोड़ देंगी ना तो आप उसका संदीप पूरा पाठक का भी बयान सागरिका घोष की हो बात- जाएगा। सागरिका घोष- संदीप पाठक जा सकता नहीं, है। ये तो किन की बात कर रहे हैं? नहीं, सागरिका और महुआ के अलावा किसकी बात करेंगे? हाँ, उन्हीं को एक्चुअली लोग उनको ही प्रोफेसर साहब, ढूंढना चाहते हैं नहीं, कि वो कहाँ लापता पर है। लेडीज करके भाजपा वाले पोस्टर लगा रहे हैं। बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर एक हमला बोला है और इसमें उन्होंने जो उनका आजकल की जो थीम चल रही है, क्योंकि उनकी थीम बदलती रहती है, आजकल की थीम है कि देश में एक आर्थिक सुनामी आने जा रही है, एक तूफान आने जा रहा है और एक ऐसा तूफान होगा जो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। तो वो बात उन्होंने दोहराई, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बातें कही वो नई भी थी, बड़ी भी थी, और आगे बताएंगे और क्या क्या उसमें कहा जा सकता है। उसके लिए उन्होंने कहा कि आर्थिक तूफान आएगा, कोई बच नहीं पाएगा और ये होने जा रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसको कोई रोक नहीं सकता और इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी हैं। फिर इसके बाद आगे जो वो कहते हैं वो नया ये है कि देश के अंदर से अब जो सिस्टम है, ये सिस्टम रिवोल्ट करने लगा है। तो सिस्टम का मतलब क्या? उन्होंने कहा मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हेड ऑफ इंटेलिजेंस, जुडिशरी, ये सब मुझे अंदर की खबरें भेजने लगे हैं, ये सब मुझे बता रहे हैं सरकार के अंदर क्या चल रहा है। और इसी का इससे ही आप समझ लीजिए कि अब ये सिस्टम जिसको दबा करके अभी तक कुचल के रखा हुआ था मोदी जी ने, अब ये उठ खड़ा होना चाहता है, ये रिवोल्ट कर रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। चलिए, फिर इसके बाद वो कहते हैं कि इसका अब इससे बचने के लिए, इस रिवोल्ट से बचने के लिए हो सकता है नरेंद्र मोदी देश में इमरजेंसी लगा दें, वो इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1975 में, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी। वो राहुल गांधी आज उस इमरजेंसी को याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं मोदी इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब इस पर जब पूरा बयान एक दो बार सुना तो मुझे लगा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं अगर ये सच है तो पहले तो उनको जो भी ये वो कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहे थे, क्योंकि ये वाले को तो वो रोज गाली देते हैं, तो कौन से वाले की बात कर रहे थे तो ये बताएं, क्या बताया उन्होंने वो बताएं। देश का इंटेलिजेंस चीफ उनको रिपोर्ट कर रहा है, तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि वो बताना चाहिए कि वो उनको ऐसा क्या बता रहा है जो देश को नहीं मालूम। ऐसी जुडिशरी में वो जिनका नाम ले रहे हैं तो उनको बताना चाहिए। अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच है तो फिर तो देश की जनता को सड़कों पे होना चाहिए था, मोदी को चुनाव नहीं जीतने चाहिए थे। इसका मतलब राहुल गांधी जो कह रहे हैं पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, इसका मतलब राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं बड़ी खतरनाक है और वो एक बड़ा खतरनाक नैरेटिव देश के अंदर खड़ा करना चाहते हैं। आप सुनिए आप राहुल गांधी को। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है। यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं
कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। मैं मोदी से मिलता हूं तो आंख मिला के ऐसे आंख में आंख डालता हूं, फिर मोदी जी को अपनी आंख झपकनी पड़ती है क्योंकि वो देख नहीं सकते मेरी आंखों में। बहरहाल कह रहे हैं कि वो इमरजेंसी लगा देंगे। अब बताइए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, मतलब राहुल गांधी कुछ सच बता रहे हैं या राहुल गांधी खतरनाक हो चले हैं? मैं तो सीधा पूछता हूँ। नहीं, अब आज खतरनाक या उनके ऊपर गुस्सा मुझे नहीं आ रहा है। राहुल गांधी बुद्धि विवेक सब खो चुके हैं और पता नहीं इनके जो भी सलाहकार हैं, ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है और मैं तो आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने। राहुल गांधी ने क्या कहा आर्थिक सुनामी आने वाली है। फिर क्या कहा? जैसा आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा वो होगा। ये बात तो सच है कि पिछले 12 वर्षों में देश के आर्थिक हालात जिस तरह के रहे हैं तो उसमें किसी ने गड़बड़ देखा नहीं। थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा एक्सटर्नल फैक्टर से तो गड़बड़ दिखेगी, क्योंकि पहले गड़बड़ दिखती थी। अब गरीब तो हुआ नहीं, गरीब तो अमीर हुआ। हाँ, अमीर बहुत अमीर हो गया है, ये सच है। लेकिन अब उसके आगे की बात, वो कह रहे हैं 3 साल पहले तक इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज था। ये लाइन ध्यान से सुनने वाली है। 3 साल पहले तक चुनाव आयोग कंट्रोल्ड था, कंप्रोमाइज था। अब मुख्य चुनाव आयुक्त मुझको मैसेज करता है। फिर वो आगे कहते हैं कि हेड ऑफ इंटेलिजेंस, वो जो उनकी एजेंसियां हैं, वो मुझको मैसेज भेजती हैं। फिर वो कहते हैं जुडिशरी यानी जज साहब लोग उनको मैसेज भेजते हैं। अरे भाई, जब देश तुम 3 साल से चला रहे हो तो हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, दिल्ली और तो और लोकसभा चुनाव में भी 240 के नीचे नहीं ला पाए मोदी को। अपमानित कर रहे हैं राहुल गांधी। मतलब तब तो यह है कि नकारेपन की इंतहा है। पूरा देश लगा हुआ है राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए। जज साहब लगे हैं, चुनाव आयुक्त लगा है, एक भी प्रमाण ये दे नहीं पाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज नाराज होने का दिन नहीं है, आज गुस्सा नहीं होना, इनको कुछ भी नहीं कहना। राहुल, ये भी पुराना हो गया खैर कि मोदी जी 1 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं। वो देखिए, वो तो क्या है कि इमरजेंसी लगा देंगे बचने के लिए। मैं कहते रहा हूं इमरजेंसी। अब इमरजेंसी पे तो अभी ब्रेक में कुछ बोला था प्रोफेसर साहब ने, वो बताएं जो है आपने कुछ कहा था ना, अभी हम सब सहमत हैं उससे। मेरा कहना है कि जो प्रधानमंत्री इतनी बदतमीजी के बावजूद राज्य में एक जिसे स्टेट इमरजेंसी 356 के अंदर करते हैं वो तो लगाए नहीं, तो आप उनसे, और इस पर उनका बहुत बड़ा सधा कदम रहा है। उनका मानना है कि भाई ये नहीं लगानी चाहिए। प्रधानमंत्री का कि ये मैंने फेडरल स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए वो प्रधानमंत्री क्या आपको लगता है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने जा रहा है? एक दूसरी बात, आप राहुल गांधी को अपमानित कर रहे हैं। दोबारा से कहिए, ये तो बड़ी बात बोली ना। मैंने कहा कि जो प्रधानमंत्री देश में 356 नहीं लगाता हो वो और ये ममता लगाएगा, इमरजेंसी लगाएगा। भाई आप सोचिए ना कि 300 आज बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जो प्रधानमंत्री सत्यपाल मलिक को तब तक झेलता रहा हो, जो प्रधानमंत्री अपने ऊपर गंदे से गंदे आरोप करने वालों को उनका टर्म पूरा करने की प्रतीक्षा करता है। मैं उसी को जोड़ रहा हूं कि बीएसएफ को बॉर्डर के लिए जमीन नहीं दी जा रही थी। प्रधानमंत्री चाहते तो बहुत आसानी से यह काम किया जा सकता था। इंतजार किया, किसी को उंगली उठाने के लिए मौका नहीं दिया। वो प्रधानमंत्री 356 की जगह बिल्कुल ये लगाने जा रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने जा रहा है। तो राहुल गांधी पर तरस खाइए। एक, राहुल गांधी के बारे में आपको जानकारी कैसे नहीं है कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो जानते हैं कि आज की स्थितियां क्या हैं। सर आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वो जो उनकी जो एडमिशन हुआ था वो आर्चरी के बेसिस पर, धनुर्धर थे वो। अच्छा, तीरंदाज धनुर्धर, तीरंदाज मत बोल, तीरंदाज में थोड़ा सा लगता है कम जा रहा। धनुर्धर थे, उसके आधार पर उनका एडमिशन हुआ था। उनको कोई उसके आधार पर नहीं एडमिशन हुआ था, मार्क्स के आधार पर नहीं एडमिशन। अभी बात छोटी, मोदी जी थोड़े इकोनॉमिस्ट हैं। नहीं, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं। लेकिन आप जरा जो बात इतनी दिन से ये जो कह रहे हैं कि सुनामी आ जाएगी, देश फटने के लिए है, वो लगता है कि जो कॉकरोच पार्टी जनता पार्टी बनी है ना, उसमें वो बहुत उम्मीद देख रहे हैं। उसमें बहुत लोग बहुत उम्मीद देख रहे हैं सर। उसमें ये भी बहुत उम्मीद देख रहे हैं। अच्छा, उनकी भी नजर इसकी तरफ है। इन सब के लिए खतरा है, मैं आगे बात करूंगा। लेकिन जो वो करना चाहते हैं, देखिए उस चीज को समझिए। वो चाहते हैं कि जेनजी का मूवमेंट भारत के अंदर खड़ा हो, और वो संभव नहीं हो पा रहा है। वो बार बार
इसी तरफ ये तो वो एक देश साल को से ले जा जा रहे हैं, हाँ। ऑलमोस्ट एक साल यही वो करना चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है वो व्यक्त कर रहे हैं वो। राहुल गांधी आपातकाल की बात कर रहे हैं। जून का महीना, इसी जून को तो आपातकाल लगा था 25 जून को। और राहुल गांधी का तो जन्म भी 1970 का बर्थ है राहुल गांधी का, जब आपातकाल देश में लगाता था। राहुल गांधी 5 साल के थे। और उस समय भी बड़ा एक मजेदार किस्सा है। राहुल गांधी जब 5 साल के थे, इंदिरा गांधी की गोद में थे, नटवर सिंह प्रधानमंत्री से मिलने गए तो राहुल गांधी को उन्होंने इंदिरा गांधी की गोद में देखा तो उन्होंने एकदम राहुल गांधी के गाल पे हाथ लगाया और बोले, देखिए वर्तमान प्रधानमंत्री के हाथ में भविष्य का प्रधानमंत्री खेल रहा है। ये सही बात है। नटवर सिंह ने यह कहा था इंदिरा गांधी के सामने इसमें कोई कि ऐसी बात देखिए नहीं है। इंदिरा मतलब वर्तमान प्रधानमंत्री की गोदी में देश का भविष्य का प्रधानमंत्री कितना सुंदर लग रहा है। और इंदिरा गांधी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मतलब वो गांधी परिवार ये मान के चलता था कि भाई कोई देश का प्रधानमंत्री हमारे परिवार में ही जन्म लेगा और कोई बाहर का आदमी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो राहुल गांधी ने जो 5 साल में सुना कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, और जब वो स्थिति में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो प्रधानमंत्री है, तो उनको उसको दौरा पड़ता रहता है कि भाई नटवर सिंह कह के चले गए, कुछ ज्यादा हो गया। जिस दादी की गोदी में था वो दादी चली गई। राहुल गांधी लेकिन मैं ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा हूँ जिसने 5 साल के कानों में सुना था कि भविष्य का प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। ये तो अभी देखिए इससे सीरियस नोट पे बात लंबे समय के बाद विजय जी इसको सीरियस बनाएंगे। नहीं, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद सर ये नटवर सिंह का किस्सा। देखिए आप लोग ये समीर जी सीरियस बात कर रहे हैं। अब वो हाथ से बन गया राहुल को लेकर तो कोई क्या करे। नहीं, ये बात तो विजय जी ने भी कहा कि बात सच है कि नटवर सिंह ने ऐसा नहीं, कहा। मतलब ये तो ऐसा नेचुरल होता है, कोई इसमें कोई ऐसा कमेंट नहीं है। कोई घर पे जाता है तो कहता ही रहता है, और प्रधानमंत्री के घर पे गया होगा कोई आदमी तो कहेगा, इसमें कोई वो बात नहीं। ये क्या बात है? मैं आपको मेरी राहुल गोद में मेरे बेटे को देखकर कोई कहेगा ये टीवी पे काम करेगा। आडवाणी जी के घर पे आपके जाके आपके प्रतिभा बेटे गोद में आपके आडवाणी बच्चे जी को से चाहेगा कि आप जैसा ना ये बने। देश का संपादक बनेगा। वो तो ये नहीं चाहेगा कि आप जैसा आडवाणी बने। जी के घर पे जाके नहीं, लेकिन सुनिए इनकी बात सुनिए। घर जाके कोई ये प्रतिभा आडवाणी से नहीं कहेगा कह रहे देश के भविष्य के प्रधानमंत्री और देश के भविष्य के गृह मंत्री से मैं मिल रहा हूं। नहीं, वो सीरियस ऐसा नहीं कहेगा, भाजपा में ऐसा नहीं होता। मैं बात दूसरी कह रहा हूँ, राहुल जी पर बात करते हैं ना। राहुल जी का जो बोला है उन्होंने, वो मुझे लग रहा है कि वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। मतलब सीरियस नोट पे बात कर रहे हैं। एक तो इमरजेंसी वाली बात करने लगे। नहीं, इमरजेंसी मैं बहुत सीरियस बात बोली। बहुत क्योंकि मैं इसको गंभीर तरीके से देख रहा हूँ कि जो उन्होंने बयान दिया। एक तो इमरजेंसी की बात तो साफ हो गई कि इमरजेंसी पे क्या बोलेंगे, और आपने प्रोफेसर साहब ने कह ही दिया कि जो प्रधानमंत्री मतलब स्टेट्स में इमरजेंसी नहीं लगाता, मतलब आर्टिकल 356 का यूज नहीं कर रहा हूँ। 135 बार देश में आर्टिकल 356 का यूज हुआ है 75 साल में। उसमें करीब करीब 100 बार कांग्रेस सरकारों ने किया, जिसमें 38 बार इंदिरा जी ने किया, सबसे ज़्यादा 48 बार सबसे ज़्यादा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 बार किया पिछले 12 साल में। वो इशू नहीं है। लेकिन जब राहुल जी कह रहे हैं कि मेरे पास क्या नाम है इनका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मैसेज आ रहा है 3 साल से, अभी तो कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये सरकार के साथ मिलकर पूरा इलेक्शन चोर कहते हैं, लिटरली रोज कहते हैं। रोज कहते हैं। नहीं तो अभी तक तो, कल तक तो वो कह रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके साथ मिले हुए हैं। वो किसी पूर्व सीईसी का नाम कह रहे होंगे, पूर्व सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त आपने कहा तो उन्होंने मुख्य चुनाव। और ये गंभीर बात है कि हमारे जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं वो सब बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसको उन्होंने ऑन रिकॉर्ड रखना चाहिए। बिल्कुल। क्यों, ये तो गंभीर मुद्दा है। ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो बताएं कि जो हमारे इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं वो क्या, क्योंकि देश की चिंता है ना हमें। तो मान लो देश के लोग, देश का इंटेलिजेंस ऑफिसर यदि हमारे विपक्ष के नेता को कोई गंभीर बात बता रहा है तो वो देश के लिए चिंता की बात है। तो मुझे वो जानकारी होनी चाहिए कि राहुल जी क्या कर रही है। हवा में बात कहने से काम नहीं। वैसे सर आप इसको, क्योंकि आप सीरियस बात करते हैं, जो राहुल गांधी ने कहा अभी तक मैं इसको कोई ना, अभी तो माहौल ही बदल दिया ना समीर जी। घटना सत्य। मुझे एक बात बताइए। अच्छा, और ये बात विजय जी से ज्यादा कोई नहीं समझता, क्योंकि आपने जितनी मंत्रियों से, प्रधानमंत्रियों से, सबसे जितनी जीवन में इंटरेक्ट किया है, ब्यूरोक्रेसी से भी, वो विपक्ष के नेता हैं और मेरी नजर में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, औपचारिक तौर पर हूं भी और वैसे भी। इनको अगर ब्यूरोक्रेसी का कोई आदमी कुछ बता देता है तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ऐसा होता है। लोग बात करते हैं, एक मतलब इधर नेताओं से ब्यूरोक्रेसी के लोगों का बात करना कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसे पेश किया कि ये रिवोल्ट है, रिवोल्ट की तरफ। वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से ये जाहिर करना, वो एक इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक सिस्टम भी होता है कि सब लोग सरकारों में, और जो ऑफिसर्स होते हैं वो सब तरफ अपने जो अंडे हैं वो एक बास्केट में नहीं रखते, तो उस तरह से भी होता है। और विपक्ष के नेता कोई ऐसा कोई पद नहीं है कि जो गंभीर पद ना हो, उसको भी जिम्मेदारी के तौर पर भी यदि कुछ लोग बात बता रहे हैं वो ठीक है बात। आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक सुनामी पर वो बात कर रहे हैं तो वो भी एक्सट्रीम है।
और ये कहना कि आर्थिक स्थिति बहुत सुंदर हो रही है हमारे देश की, ये भी एक्सट्रीम है। ये मान लेते हैं आपकी बात। हाँ, मतलब ये तो दोनों लेकिन extreme- राहुल गांधी एक्सट्रीम्स में ही बात कर रहे हैं। राहुल गांधी एक्सट्रीम, वैसे भी वो अक्सर जो extreme देश में के बात हालात करते नहीं है वो नहीं है ऐसा। ठीक। अब आपको एक और बयान दिखाता हूं मैं। अब ये इसमें बताइएगा साहब, हाँ, मेरी दिलचस्पी है इस पर, प्रोफेसर साहब क्या बोलेंगे। मनोज झा जी, वो भी प्रोफेसर हैं आपकी तरह, आरजेडी के सांसद दोनों जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने बंगाल के रेफरेंस में बात की कि ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो बीजेपी कर ही रही है, पार्टी में तोड़ फोड़, इस तरफ इनको अलग करना, गुट बनाना। उन्होंने कहा ये बहुत पुराना विचार है संघ और भाजपा का कि चाइना के मॉडल पर चलो, एक पार्टी एक देश एक पार्टी। विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, एक नई तृणमूल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी आरएसएस का एक पुराना आइडिया था चाइना के मॉडल पे, वन नेशन वन इलेक्शन बोलते हैं ना, तो वन नेशन वन पॉलिटिकल पार्टी, या विपक्ष के नाम पर कोई हो भी हो तो मेरे जैसा हो, मेरी मर्जी का हो। ये भी आरएसएस की पुरानी एक चीज थी कि जैसे इजराइल में लिकुड और लेबर दो हैं, दोनों में वैश्विक दृष्टिकोण का कोई फर्क नहीं है, छोटे मोटे एपिसोडिक डिफरेंसेस हैं। उसी तरह की कोशिश हो रही है कई अलग अलग राज्यों में, अब फिलहाल बंगाल में। एक देश एक पार्टी हो और विपक्ष हो भी तो हमारे जैसा हो, जिसके हमारे और उसके विचार में अंतर ना हो। नहीं, जो वो कह रहे हैं वो दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कह रहे हैं कि इजराइल के अंदर दो पार्टियां हैं, बाइपोलर सिस्टम हम उसको कहते हैं पार्टी सिस्टम में, तो वो तो अमेरिका में भी है, तो यूएस में भी है। नहीं, वो कह रहे हैं उनमें कोई बुनियादी अंतर नहीं है। नहीं, तो आपको बता दूं कि सिर्फ जो डेमोक्रेट्स है और रिपब्लिकन, उनमें बहुत चीजों में कहा जाता है कि अच्छा, आपने दूसरी बात पकड़ ली, पहली बात पे तो बोलिए। उन्होंने कहा वन नेशन वन पार्टी चाहते हैं और ये आरएसएस का पुराना विचार है चाइना का मॉडल पे। चाइना में तो एक ही पार्टी है ना। मैं दोनों बातें बोल रहा हूं, न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न ही भारतीय जनसंघ ने कभी इस प्रकार का कोई भी विचार इस प्रकार का रखा हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सच बिल्कुल मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कभी नहीं। चीन से प्रेरणा नहीं लेते। देखिए, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं होता चीन की। तो हम लोग इतनी कहते हैं कि कम्युनिज्म जो है वो इस देश के लिए आयातित विचार है, वो निकृष्ट विचार है। वो हम तो कहते हैं कि वो उस विचार के लिए कोई जगह नहीं है। स्ट्रक्चर, मैं फिर कह रहा हूं, स्ट्रक्चर और विचार दोनों साथ साथ जुड़ा हुआ है। पहली बात मैं बता दूं कि भारतीय जनसंघ के जितने भी नेशनल एग्जीक्यूटिव के रेजोल्यूशंस हैं, सब मैंने पढ़ा है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, कहीं भी नहीं ऐसा है, ना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी इस प्रकार के विचार किए। विजय जी ने भी बहुत स्टडी किया है संघ को। विजय जी, कभी कोई ऐसा विचार संघ में सुना आपने? ऑफिशियल कोई ऐसा आइडिया नहीं, और मेरे ख्याल से इस पर कोई विचार गंभीरता से कभी हुआ ऐसा नहीं। कोई किसी नेता ने मनोज झा साहब को बता दिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन नड्डा साहब ने जो बात की वो भी महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए। जेपी नड्डा साहब जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि छोटी पार्टियों की जरूरत नहीं है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, केवल राष्ट्रीय पार्टियां होनी चाहिए। तो वो भी उस कदम के आसपास की जगह है, समझे। लेकिन ये बात कहा उन्होंने, और उस पर काफी यही बात उन्होंने कही थी। फिर उसके बाद काफी उस पर चर्चा भी हुई, विरोध भी हुआ। ये बातें कांग्रेस पार्टी ने भी कही थी सर। अभी बात भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्षेत्रीय कांग्रेस ने तो हमेशा ही कहा कि क्षेत्रीय सोच से बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा ये बात को। उसके साथ ये संघ का कोई कोर कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। हाँ सर, बताइए। फिर बता दूं क्या बात हो रही है। वन नेशन वन पार्टी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के तर्ज पर देश में भाजपा ही भाजपा रहे और उसी के अंदर से लोग बदलते रहे, सरकारें आती रहे। मेरा तो पीएचडी पर ही पीएचडी है भाई, मैं कैसे स्वीकार कर लूं ये बात। पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी एक पार्टी के बारे में बात करता ही नहीं, वो एक हिंदू के बारे में बात करता है। और हिंदू एक हो ही नहीं सकता, हिंदू तो अलग अलग तरह से करता है। हम कई बार उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो मतलब नास्तिक, आस्तिक, मूर्ति पूजक, मूर्ति न पूजने वाला, हर तरह का होता है। अरे विज्ञान भवन में हिंदू, हर्षवर्धन जी ये भी याद दिला दीजिए कि विज्ञान भवन में मोहन जी से ये प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि हम तो कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने कहा हम तो उनको भी प्रचारक दे सकते हैं, वो मांगे तो सही। लेकिन मूल बात क्या है, देश का मानस कैसा है मनोज झा को वो बात समझनी चाहिए। ये बेवजह संघ और भाजपा के ऊपर उड़ाल रहे हैं। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में जो लोक के मन की बात हो वो ऐसा तंत्र बन जाए तो वो लोकतंत्र हो जाता है। अब इस लोकतंत्र को नेहरू जी ने बनाया। नेहरू जी कैसे थे? सब कहते थे भाई नेहरू जी। फिर इंदिरा जी ने बनाया, फिर किसी और ने बनाया, आज हम मोदी जी के बनाने तक पहुंचे हैं।
अब आज आप कह रहे हैं कि संघ और भाजपा सबको खत्म कर देना चाहता है। क्या नेहरू जी यही विचार रखते थे? आप ये बात कहेंगे? और जब जनता को लगा कि भैया कांग्रेस नहीं, कोई विकल्प नहीं, तो मल्टी पार्टी सिस्टम पर गए। तो छोटी और बड़ी पार्टी नेताओं के मन से नहीं होती, लोक के मन से होती है, जनता के मन से होती है। इजराइल में भी सिर्फ 2 पार्टी नहीं है, कई पार्टी हैं जो अलग अलग समय पर मिलकर करती हैं और नहीं भी मिलकर कर पाती हैं। अमेरिका में भी कई पार्टी हैं, 2 आपको दिखती हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेट, लेकिन और कई पार्टी हैं जो छोटे छोटे हिस्से में रहती हैं। भारत में चूंकि रीजनल एस्पिरेशंस हैं, विविधता है, जाति समूह है, समाज है, उस सब की पार्टी बनती है। लेकिन देश का मानस अगर एक जैसा हो गया है तो मनोज झा जी, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और दूसरे लोग सोचें कि क्या वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि अब देश में एक ही पार्टी रहेगी। समीर जी भी बोलना चाह रहे थे इसमें कुछ। एक्चुअली ऐसा है भी नहीं ना, अभी तो 233 एमपी अपोजिशन पार्टीज के हैं सर, सारे के अभी सारे। तो अभी तो ये नहीं, मैं तो डीके भाई मंत्री बने हैं। सीरियसली साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं है आज नहीं है ना, एक्चुअली करेक्ट नहीं है ना। भारतीय देखिए बिल्कुल नहीं, कोई पार्टी, एक मिनट इस चीज को देखिए, एज ए पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि पूरे देश भर में उसकी सत्ता हो? क्यों नहीं चाहेगी? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 पार्टी सिस्टम हम रखना चाहते हैं। चाइना के मतलब है कि आप अब आप दूसरे विचार को, हाँ, आप बहुत सीरियस हो गए भाई। मैं तो एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। एक लाइन के बाद जो मनोज झा मुझे नहीं मालूम था कि मनोज झा पर ये बहुत हल्की टिप्पणी चाहते सर। एक लाइन के बाद जो मनोज झा कह रहे हैं कि भाजपा अगर पूरे देश में जीतने लगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये जो वो फासिस्ट विचार रखते हैं, फासीवादी विचार, इसका विरोध जी जो नड्डा जी के बयान का जिक्र कर रहे थे, नड्डा जी ने बिहार में यह कहा था कि भाई जो वंशवादी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सारी एक समय आने पर खत्म होने वाली है। उन्होंने आरजेडी को लेकर इस बात का जिक्र किया था उस समय जो आरजेडी के अंदर जिस तरीके से चल रहा था। और रही बात अभी मनोज झा के बयान की, तो भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात तो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। देश में एक चुनाव होगा और जो पार्टी जनता चाहेगी वो चुनाव जीत कर आएगी। देश में कभी ऐसा हुआ है कि किसी देश का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी ने अब 2014 के बाद चुनाव नहीं करवाया, चुनाव को एक्सटेंड करवाया हो? सारे जगह चुनाव बराबर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत भी रही है, हार भी रही है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को आप दोष नहीं दे सकते। आपकी पार्टी अगर टूट रही है, आरजेडी अगर 25 सीटों पर आके टिक रही है, परिवार में अगर आरजेडी में भाई बहनों में और माता पिता में और भाइयों में झगड़ा हो रहा है, तो इसके लिए तो आप बीजेपी को दोष नहीं दे सकते। आप जनता के बीच काम कीजिए, वंशवाद की राजनीति से बाहर निकलिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति मत कीजिए, आप जनता आपको भी वोट देगी। केंद्र सरकार के 2 बड़े फैसले आपको बता देता हूं जिनके बारे में जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी कल। और वो क्योंकि अभी जो आर्थिक सुनामी की बात कर रहे थे राहुल गांधी, उससे कुछ जुड़ता भी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एयरलाइन सेक्टर में स्ट्रेस ना बढ़े इसके लिए और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को रोकने के लिए 2 बड़े फैसले किए हैं ये अलग अलग। केंद्रीय कैबिनेट में पश्चिम एशिया संकट की वजह से हवाई जहाजों का किराया बढ़ने से रोकने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक प्रावधान किया गया है। इस फंड से एटीएफ के दाम, मतलब क्या कहते हैं सर, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हवाई जहाजों का पेट्रोल, उसके दाम स्थिर रखे जाएं, इसका फायदा हवाई यात्रियों को मिले, उसके लिए एक फंड बनाया है। तो ये एक पहली बात होगी। और दूसरा इसमें एक प्रोविजन ये है कि अब एक तो एयरलाइंस तय करें उनको स्कीम से जुड़ना है, और एयरलाइंस जो जुड़ेंगी उनको सरकारी कंपनियों से ही एटीएफ खरीदना होगा, उसमें एक ये शर्त है। और ये पैसा अभी सब्सिडी के तौर पर एक तरीके से वो दिया जाएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। बाद में जब दाम ठीक हो जाएंगे तो फिर पैसा उनसे वापस भी ले लिया जाएगा। दूसरा बड़ा फैसला है दिल्ली एनसीआर में पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक्स और बसेस को हटाकर नए वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, और इस योजना के लिए भी 9,585 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये 2 साल की परियोजना है। उसमें उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया गया सरकार के ब्रीफ में कि जो ये दिल्ली के पोल्यूशन में वेहिकुलर पोल्यूशन का कितना हिस्सा है और वेहिकुलर पोल्यूशन में ट्रक्स और बसेस का कितना बड़ा हिस्सा है। तो उन ट्रक्स और बसेस को जो अभी सीएनजी पे या इलेक्ट्रिक उस पे नहीं चलते हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए ये फंड जो है इस्तेमाल होगा। सर बेहतर है दोनों के दोनों, एक तो एटीएफ को लेकर, क्योंकि अभी जो एविएशन में क्राइसिस आ गया एक तरह से, पेट्रोल के सब अपने हवाई उड़ानें कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि खर्चा बहुत उसका बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर लगातार दबाव भी बना हुआ था सरकार पर, और ये दबाव था कि या तो किराया बढ़ा दिया जाए, बड़ा किराया कर दिया जाए। आपको याद हो कि अभी पिछले दिनों सरकार ने एक बड़ा फैसला किया था, फिर बाद में तो उसको विड्रॉ कर लिया कि जो सर्ज है या जो बढ़ाया जाएगा उसकी भी एक लिमिट रहेगी। लेकिन अभी कंपनियों ने मुलाकात की थी सिविल एविएशन मिनिस्टर से और कहा था कि ये जो एटीएफ बढ़ा है उसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से उसको बेल आउट करने के लिए एक तरह से ये दिया है। लेकिन ये आपने ठीक कर दिया कि कोई वो पैसा मुफ्त में दे नहीं देगा
बांटा नहीं गया है, मतलब उसको एक क्राइसिस को निपटने के लिए है। और जो व्हीकुलर पोल्यूशन है वो तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो उसमें है। अब वहाँ पर कितना ठीक है, चलिए वो एक टारगेटेड कदम पोल्यूशन कम करने के लिए। हम बात करें ट्रंप क्या कह रहे हैं, दुनिया में लड़ाई का क्या इस वक्त अपडेट है। उससे पहले हैदराबाद की एक खबर। हैदराबाद में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बहुत जबरदस्त आग लगी है जो आसपास की इमारतों में भी फैल गई है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर आग बुझाने की कोशिशें फिलहाल हो रही हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये आग आसपास की इमारतों तक भी पहुंच रही है और उनको भी खाली कराया गया है। अभी दिल्ली में भीषण अग्निकांड हुआ, 21 लोगों की मौत हो गई और अब वहाँ सारी अनियमितताएं जो है वो पकड़ी जा रही हैं, सख्ती हो रही है। अब ऐसी तस्वीर वहाँ से आ रही है हैदराबाद से। आप देखिए, यहाँ भी कोई बहुत चौड़ी गली नहीं है जिसके अंदर ये आग लगी हुई है। दूर से ही फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है। कमर्शियल बिल्डिंग है ये और इससे सटे हुए दूसरी बिल्डिंग्स में भी ये आग की लपटें पहुँच गई। पूरी तरीके से एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये, जिसमें आग लगी हुई है। अब बात करते हैं ट्रंप और ईरान की। ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, लेकिन ट्रंप बार बार कहते हैं कि बातचीत हो रही है, बस नतीजा आने वाला है, अभी आ जाएगा, 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। कभी कहते हैं कि 2 हफ्ते लग जाएंगे। उधर ईरान चुपचाप खामोशी से अपनी बातों को हैंडल कर रहा है, चीज़ों को हैंडल कर रहा है, अपने तरीके से नैरेटिव को शेप कर रहा है। वो जंग की तैयारी भी कर रहा है और उसके बाद बैक चैनल से बात भी करता है, लेकिन जैसा ट्रंप बताते हैं वैसा कुछ नहीं बताता वो। सीज फायर फिलहाल होल्ड कर रही है, लेकिन तनाव भी बरकरार है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जहाज़ों पर हमला किया है और ईरान ने इसका जवाब दिया है। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला हुआ था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप ने नेगोशिएटर्स से कह दिया है कि वो सीज फायर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमला वो तभी करेंगे जब ईरान कभी अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा। इधर लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर आगे बढ़ गया है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह हमले नहीं करेगा तभी यह सीज फायर चलेगा। इसमें शर्त यह भी है कि हिजबुल्लाह साउथ लेबनान से हटेगा। लितानी नदी से इजराइल की सीमा तक का एरिया पूरी तरीके से उसको खाली करना होगा। और रही ट्रंप की बात, तो वो अब डील कह तो रहे हैं, लेकिन डील होती दिखाई दे नहीं रही है। अब वो सोचिए कितनी गजब बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे बस यही तो तय करना है कि मैं डील करूं या फिर दूसरे तरीके से जवाब दूं। तो यही तो आपको काफी वक्त से तय करना था, लेकिन आप तय कर नहीं पा रही है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ईरान के हमले में इसकी ये हालत हुई थी, आप देखें जरा। मतलब तो एयरपोर्ट काफी बड़ा होगा, ये हो सकता है एक टर्मिनल हो, लेकिन टर्मिनल में पूरा आसमान झांक रहा है। तो ये तो परसों की बात है ना सर। तो मतलब ये सारी बातचीत के बीच ये हो सकता है, तो फिर सोचिए जंग चलती होगी तो क्या होता होगा। जो सबसे बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है कि खाड़ी के देशों में युद्ध के बाद कम से कम जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था जी, वो क्या इतना माने कारगर सिद्ध नहीं साबित हो रहा है? लगता है। अब वो ट्रंप की बात सुनवाता हूं आपको। वो कहने बस तय कर लूं मैं एक बार, फिर सब हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि बस तय करना ही तो है, वरना 2-3 हफ्ते में तो हम सब कुछ मार पीट करके सबको ठीक कर देंगे। 2-3 हफ्ते नहीं, 2-3 महीने हो गए और आप कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए अब डील की बात जो है उनको करनी पड़ रही है। लेकिन कितनी अजीब बात है। और एक अभी का एक आपको एक तस्वीर में दिखाता हूं, जरा शुरुआत से दिखाइएगा। अमेरिका से एक परेशान करने वाली खबर जो है वो आ रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सर, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा सेनेट होती है, सेनेट को कहते हैं ना? नहीं, या कांग्रेस को कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसको बोलते हैं। हाँ, अच्छा, वही नहीं, वो डायरेक्ट इलेक्शन से जो चुन करके जाते हैं वो हाउस ऑफ प्रतिनिधि सभा है। अच्छा, सीनेट अलग है। सीनेट आपके यहाँ जैसे राज्यसभा है, यहाँ अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ईरान को लेकर पहली बार वोटिंग हो रही है और इसके नतीजे ट्रंप के लिए अच्छे नहीं रहे। 215 सांसदों ने इस जंग के खिलाफ वोट किया है, 208 ने ईरान पर ट्रंप की नीतियों का समर्थन किया है। और इसमें खास बात यह है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने क्रॉस वोट किया है और वो डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हो गए। हालांकि इस पर अब सेनेट में चर्चा होगी और सेनेट की मंजूरी जो है वो मिलना जरूरी होगा। देखिए, बता दूं दर्शकों के लिए कि युद्ध का फैसला ये सीनेट का फैसला होता है। अमेरिका के अंदर जितने भी विदेशी बहुत बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स होते हैं बिना सीनेट के अप्रूवल को प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है।
तो ये बात जो है, युद्ध का निर्णय जो है वो सीनेट के अंदर आगे कंटिन्यू करता है या नहीं करता है। हम लोग जो बात कर रहे हैं ना कि ट्रंप क्यों अभी बमबारी में नहीं जा रहे हैं, उनको यही डर सता रहा है कि सीनेट के अंदर ये अप्रूवल होगा या नहीं होगा, इस बात की उनको ये डर है। जी। अच्छा, ईरान ने कहा है कि ट्रंप के साथ कोई बात नहीं हो रही है। अब जब तक इजराइल लेबनान पर हमला नहीं रोकेगा तब तक कोई बात होगी भी नहीं। ये उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अभी उनके लेटेस्ट बयान ये है, और वो कह रहे हैं कि हमारे बीच कोई सूचनाओं का आदान प्रदान भी नहीं हो रहा। मतलब इनडायरेक्टली भी हमारे एक दूसरे के मैसेजेस जो हैं वो एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, और अब लेबनान के अलावा किसी और मुद्दे पर बात होगी भी नहीं। जब भी अगली बार हमारे बीच में कोई चर्चा होगी, सेना तैयार है, युद्ध होता है तो फिर अब करके देख ले अमेरिका जो उसको करना है। सर मना कर रहा है, कोई नो टॉक्स नहीं, नो टॉक्स है, लेकिन वो ट्रंप साहब की परेशानी वही है जो बार बार वो हर दिन बदलते हैं और बार बार ये बात करते हैं कि हम समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने समझा दिया। ये क्योंकि सेनेट का डर वहाँ पर है। ये जो 4 एमपीज की बात आपने की, वो 4 एमपीज ने पिछली बार भी ट्रंप साहब के फैसले के खिलाफ ही वोट किया था, तो कोई बहुत बड़ा वैसे बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 208 वोट पर वो वहाँ हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, तो वो मुश्किल है। और सेनेट में उनके लिए ज़्यादा चिंता की बात है, इसलिए वो चाहते हैं कि सेनेट का मंजूरी का मतलब एक तो ये होता है कि जो राष्ट्रपति ने किया ट्रंप साहब ने हमारे यहाँ की तरफ से कि जैसे अध्यादेश कोई हम हों तो सरकार अध्यादेश ला सकती है, लेकिन अध्यादेश को आप अप्रूव करवाना पड़ेगा। ये तो क्या होगा, मान लीजिए ये हो जाता है, जंग के खिलाफ ही हो जाता है सेनेट भी, तो क्या करेंगे? बुलानी पड़ेगी, बस सेना वापस बुलानी पड़ेगी। सेना नहीं बुलानी पड़ेगी, पहले तो ट्रंप साहब के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी ना। कि ट्रंप साहब को कैसे उनका पॉलिटिकल करियर या राष्ट्रपति के लिए वो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसमें नहीं जाना चाहेंगे ट्रंप साहब, और उससे पहले वो चाहते हैं कि ये मसला हल हो जाए किसी न किसी तरह से। और ईरान को भी ये समझ में आ रहा होगा कि भाई इस तरह से ट्रंप इस समय दबाव में है, तो उस पर कैसे काम किया जाए। वैसे आप देखें तो ईरान ने पिछले 3 महीने में अपने स्टैंड में कोई बदलाव नहीं किया है, यदि देखें तो वो जैसे नहीं। इसमें तो सर पूरी तरह से ट्रंप का ही दोष है। शांति हो चुकी थी भाई, जब ईरान ने मान लिया न्यूक्लियर वाले पे, ईरान ने मान लिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, गोली चलानी बंद कर दी थी, तो आपने ये तमाशा फिर क्यों शुरू किया? आपको जो ये एक फितूर है ना कि सब के बाद ये लगे कि वो ट्रंप का एक इम्प्रिंट है, ट्रंप ने कर दिया, हमने डील करा दी, ये नहीं होता। अब्राहम अकॉर्ड क्यों लेकर आया? अब्राहम अकॉर्ड क्यों लेकर आया? अभी वो तो इंडिविजुअल स्टेट बाय स्टेट होना था ना। आपने उसको कहा कि सारी मुस्लिम कंट्रीज को एक साथ कर देंगे, तो इसमें तो दोष ट्रंप का ही है। अरे पिछले दिनों एक खबर में ने खूब सुर्खियां बटोरी कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन पे बहुत डांटा, बड़े अपशब्द कहे, गाली तक दी। इस पर ट्रंप से सवाल हुआ और ट्रंप ने कहा कि हाँ ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा मैं गुस्से में नहीं था, मैं इरिटेटेड था क्योंकि वो लेबनान में हमला करने से रुक नहीं रहे थे, तो मैंने बस अपना ये बताया था कि मैं इससे खुश नहीं हूं। अब वो यही कह सकते हैं, ये तो कह नहीं सकते मैंने गाली दी। सुनिए। ये गुत्थी दुनिया नहीं समझ पा रही, ये नेतन्याहू और ट्रंप ये मिलके चलते हैं या कोई इनमें से एक दूसरे को चला रहा है? ये भी है, बार बार सवाल उठता है ना। जंग तो नेतन्याहू और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि नेतन्याहू ट्रंप को चला रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं, जंग तो नेतन्याहू के कहने पर शुरू हुई। त्रिपाठी जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये दोनों बहुत शातिर, बहुत चतुर सुजान नेता हैं, और यही वो है जिसको हम कहें अगर बहुत लोगों के समझ में जो भारत में आसानी से आ जाएगी, ये डीप स्टेट का काम करने का तरीका है। आप किसी भी चीज को, दुनिया कंफ्यूजन में रहे, अब उन्होंने कह दिया ना कि हाँ भाई थोड़ा हम थे, थोड़ा नाराजगी हो गई थी लेबनान, अब जो भी किया हो, जो कुछ हुआ है उसमें आपको एक भी बात लग रही कि ये सिर्फ नेतन्याहू ने कहा इसलिए ट्रंप कर रहे हैं? ट्रंप दुनिया में जो कुछ, अच्छा चलिए ये युद्ध मान लीजिए नेतन्याहू करवा रहे हैं, तो अब तो शांति चाहिए ट्रंप को ना। ये पूरा का पूरा ऑयल मार्केट उनको कब्जा करना है, और यही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। वेनेजुएला में चले गए जिसका ऑयल सबसे ज्यादा खराब है अगर रिफाइनिंग के लिहाज से गए। टैरिफ कौन सा वो चले गए थे उनके नेतन्याहू के कहने से। जो भी वो कर रहे हैं, मुझे कतई नहीं लगता है कि नेतन्याहू ट्रंप को चला रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं, दोनों जितने वल्नरेबल हैं, दोनों जितने दुनिया को चला रहे हैं, ये दोनों मिलकर दुनिया को चला रहे हैं, और दुनिया को गलतफहमी है कि नहीं बीच बीच में वो एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। एक ट्रंप ने और बड़ी मजेदार बात की, इतिहासकार युवाल नोआ हरारी
बड़े चर्चित इतिहासकार है quotes इजराइल बड़े के, हैं। उन्होंने अभी एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स को, और उन्होंने मतलब हालांकि आलोचना की उन्होंने ट्रम्प की और इजराइल की, और उन्होंने कहा है कि भाई इजराइल में नेतन्याहू देश को दो भागों में के अंदर बांट दिया। जिस राष्ट्रवाद की उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि ट्रम्प और नेतन्याहू जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि जिसके पास ताकत होगी दुनिया उसके सामने झुकेगी, तो वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे पास ताकत है इसलिए आप हमारे सामने झुको। तो ऐसी स्थिति में सारे दुनिया के देश अब ये मानने लगे हैं कि अमेरिका से अगर सामने खड़ा होना है तो हमें सैन्य ताकत में मजबूत होना पड़ेगा, और छोटे छोटे देश अपने जो पैसा है वो अब सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगा रहे हैं, और दुनिया को सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए दोनों ने जिस तरीके से झोंका है इस समय कि पूरी दुनिया अब अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगी हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के लिए एक बड़ा खर्च कम करेगी दुनिया, वही हो रहा है मतलब होगा ना, कि ये दुनिया विकास के ऊपर, ऊर्जा पे, बाकी चीजों पे खर्च करेगी। अब जनता, दुनिया के छोटे देश और बाकी देश अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पैसा खर्च कॉमेडी करेंगे। और ट्रम्प की सुना दूं आपको छोटी सी, वो सुन उसके बाद में आता हूं, अभी आपके पास ही आ रहा हूं। मुश्तबा खमेनी को लेकर ट्रम्प ने कहा कि हाँ वो जिंदा है, और उन्होंने कहा कि ही इज वेरी वेरी वेल रिस्पेक्टेड देयर, उनकी वहां बड़ी इज्जत है, तभी तुमने उनकी पहले पिताजी को मारा, फिर इनको मारने की कोशिश की, ये भी छोड़ दीजिए। तो फिर वो एंकर रिपोर्ट बोले उनको सामने नहीं आना चाहिए, घूमना चाहिए। वो फिर क्या, रिपोर्टर ने पूछा कि कभी आपकी मुलाकात भी हो सकती है उनसे, कह रहे हैं ये नई, इट इज अ वेरी न्यू थॉट, इंटरेस्टिंग थॉट, व्हाई नॉट, कभी फ्यूचर में हो सकता है भाई उनसे मुलाकात भी हो। जिसको मारने की कोशिश तुमने की वो तो वो बच गया आदमी, अलग बात है, उसके साथ कह रहे हैं कि हाँ ट्रम्प, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे मिलने में। बच्चा भी कैसा अंग पड़ता है कि पता नहीं किस शेप में है ये भी नहीं पता अभी दुनिया को। सुनिए सर, वो बहुत इज्जत है उनकी, और ट्रम्प साहब मिलना चाहते हैं मुश्तबा खमेनी से। ट्रम्प साहब को यदि पता लगे ना, ट्रम्प साहब तो नहीं, ट्रम्प साहब को पता लगेगा तो ऐसा तो है नहीं कि नेतन्याहू साहब को सूचित नहीं करेंगे, और नेतन्याहू साहब को यदि इनका लोकेशन मिल जाए, आज भी मिल जाए, मैं वही कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यदि उनको लोकेशन मिल जाए कि ये यहाँ पर हैं मुश्तबा खमेनी, तो क्या आपको लगता है वो बच जाएंगे? बिल्कुल ही नहीं बचेंगे। दूसरी बात, जो ट्रम्प ने एक बात तो कहा ना, नाटो को कहा ना कि अपना एक्सपेंडिचर करो तुम, हम तुम्हारा खर्चा क्यों वहन करेंगे। जर्मनी को कहा उन्होंने, और जर्मनी से उन्होंने अपनी फोर्सेस बुला ली, 4000 फोर्सेस उन्होंने बुला लिया। जो है वो फ्रांस को कहा कि भाई तुम लोगों का ठेका इतने दिनों तक हमने नाटो के तहत लिया है, तुम्हारे यहां हमने अपने सेनाएं भेज करके रखा है, सब चीज करके रखा है। जापान को है, इसलिए अब आप देख रहे होंगे कि जापान भी अपनी जो कहा जाता है पैसिफिस्ट पॉलिसी वो छोड़ रहा है, और वह अपने आप को भी वो ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है। जापान ने अपने नेवी में बहुत इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं भरोसा है, क्या पता है ये ट्रम्प और ट्रम्प के लोग जो हैं वो हमको चाइना के साथ। सर अब बात लंबी निकल जाएगी, आप तो इतने ज्ञाता हैं इन विषयों के। मैं कल एक फिल्म देख रहा था अंग्रेजी की, न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स के ऊपर, तो वहीं से फिर पढ़ते तो ये सारी दादागिरी का विचार तो अमेरिका का कोई सूझा ना, बिल्कुल कि मैं यूरोप का ठेका मैं लूंगा, जापान का ठेका मैं लूंगा। अब तुमने ठेका लिया है तो अचानक से तुम्हें क्यों बुरा लगने लगा? देखिए, अब उनको इसलिए बुरा लगने लगा है क्योंकि अब वो लग रहा है कि एक दुनिया की बहुत बड़ी ताकत उभर करके आ गई है। वो ताकत इनको हर जगह अब चुनौती दे रही है, चीन को चुनौती उनको मिल रही है। असली बात ये है, मूल बात यहां पर आके, और बाइडेन सरकार की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर आप देखिए कि जो रसिया और चीन दोनों अलग अलग खड़े थे, ऐसी मित्रता नहीं थी, उन दोनों को आप एकदम एक ताकतवर सैन्य संबंध के साथ आप ला करके खड़ा कर दिए। ये पहले नहीं था। अमेरिका को यदि टारगेट ही करना था तो कम से कम रसिया को टारगेट नहीं करता। सर रसिया को बजा कर एक और सवाल, चाइना के खिलाफ ऑपरेट एक और सवाल एक चर्चा में सुनाई दिया, तो मैंने कहा हम बात करते हैं उसकी। एक पाकिस्तान में चर्चा हो रही थी कि ये बताएं कि ये जो अब्राहम अकॉर्ड पर गल्फ कंट्रीज को, अमन को, कतर, सऊदी अरेबिया, इन सबको कहा जा रहा है साइन करो, पाकिस्तान को कहा जा रहा है साइन करो, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब से क्यों नहीं कह रहे? ये भी शुद्ध मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनसे क्यों नहीं कह रहे, हमसे ही क्यों कह रहे हैं? सवाल तो ठीक है, सुनिए। कि वो उनको केवल वही चाहिए, वो बिल्कुल बात ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं कि डिस्टेबलाइज जो करना था वो तो इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब उसको कैसे संभालेंगे, क्या होगा। लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ ईरान नहीं, वो पूरा रीजन को डिस्टेबलाइज करना मकसद था इजराइल के लिए। इजराइल के लिए, हाँ, ये बात सही मानते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, और वो इजराइल भी यही चाहता है ना। इजराइल का मकसद क्या है? इजराइल मोटे तौर पर कहने के लिए ईरान के साथ होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा उस ईरान के खिलाफ ही नहीं है ना। इजराइल को आप समझिए ना कि किस तरह की वो असहमत हूँ। एक समझ कह तो ले तब तो पूरा नहीं
बोलिए। नहीं मतलब वो डिस्टेबलाइज करना चाहता है पूरा का पूरा, क्योंकि इजराइल को अपना एक एकाधिकार चाहिए और वो किसी भी संकट को या किसी को भी बहुत दोस्ती के नज़रिए से नहीं देखता। इजराइल को आप समझिए, हमेशा ही उनका बिहेवियर उस तरह से रहता है कि वो कहीं पर भी, आप सोचिए ट्रंप साहब के साथ अभी जो आपने बात की पहले, वो ट्रंप के साथ भी कई बार अड़ जाते, भले हम कहेंगे एक दूसरे को मिलकर चला रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड की बात भी इसीलिए आई ना कि जब नेतन्याहू इस पर आ गए, गजा में जो पीस फोर्स बनाने की बात आई वो भी नेतन्याहू उसको लेकर आए। तो वो अपने तरीके से चलना चाहते हैं और वो ये नहीं समझते कि केवल अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए काम करें। इसको बारीक बात समझिए, इजराइल का इंटरेस्ट क्या है कि वो पूरा जो इलाका है उसमें प्रभुत्व इजराइल का हो जाए और कोई चुनौती देने वाला नहीं। और ये सारे देश थोड़े डरे रहे, बस ये है। तो कोई डिस्टेबलाइज करने का मतलब खत्म करना नहीं है। ओके, ठीक है जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका का उस रीजन को डिस्टेबलाइज करने से फायदा क्या? इजराइल के लिए ये बात समझ में आती है कि इजराइल चाहता है कि उसको डिस्टेबलाइज हो, उसमें फायदा हो। इजराइल की बात हो रही है, उन्होंने कहा इजराइल के लिए अमेरिका ये कर रहा है। अमेरिका इसलिए नहीं करना चाहेगा, सिर्फ डिस्टेबलाइजेशन नहीं मुझे लगता है सही शब्द होगा। क्यों? क्योंकि उससे उसके जो आर्थिक नुकसान है वो अमेरिका को ज्यादा हो रहा है वहां पे। अरे इजराइल की बात करिए, इजराइल को वो रीजन डिस्टेबलाइज करके क्या फायदा है? देखिए, हाँ उसको इस चीज से फायदा है कि वो लड़ाई अपनी जो लेबनान के तरफ जो होगा वो ज्यादा अपना कंसंट्रेट करेगा। उसकी दुश्मनी कहां से है? उसकी दुश्मनी तो ईरान से है, लेकिन डायरेक्ट ईरान तो 1000 किलोमीटर की दूरी पर है ना। लेबनान में जो हिजबुल्ला उसके खिलाफ काम कर रहा है, उसका पहली प्रायोरिटी यह है कि गाजा के अंदर जो पैलेस्टाइन टेररिस्ट हैं उनको खत्म करें। दूसरी बात, हम लेबनान के अंदर घुस करके जो हमारा जो ग्रेटर इजराइल का टेरिटरी है हम उसको कंसोलिडेट करें, इतना ही उसका ऑब्जेक्टिव है। ईरान का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इजराइल के अस्तित्व को ही खत्म कर दें। अब आप इसी बीच में अब्राहम अकॉर्ड आता है, अब्राहम अकॉर्ड में 2 कंट्री गल्फ के साथ खड़े हो जाते हैं इजराइल के, तो ऐसे एरिया को डीस्टेबलाइज करने से तो कोई फायदा नहीं अमेरिका नहीं है सर। एक खबर आई, इसकी बात करें, अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत में, सर्जियो गौर, उनका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है, और उन्होंने कहा कि वो 4 साल जब ट्रंप सत्ता से बाहर थे, राष्ट्रपति नहीं थे, पहले टर्म दूसरे टर्म के बीच में, तो नरेंद्र मोदी उन चंद नेताओं में से थे जो उनके साथ लगातार संपर्क में रहते थे ट्रंप के, और ट्रंप इस बात को याद रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के कैसे रिश्ते हैं, रूबियो का, मार्को रूबियो जो 4 दिन के भारत के दौरे पे आए थे, ये भी उसका एक प्रमाण है। और सर्जियो गौर ये कह रहे हैं कि रूबियो का 4 दिन का वो 4 दिन कोई ट्रिप नहीं करते, लेकिन वो भारत में 4 दिन रुके, ऐसा वो कहीं और नहीं करते। इससे आप अंदाजा लगाएं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं। एक तो ये बात, अच्छा ये बात तो हम लोग भी कर रहे थे कि ये 4 दिन क्या करने आए हैं, तो सबने कहा कि संबंध सुधारने के लिए आए हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि ट्रंप को याद है कि जब मैं बाहर था तो मोदी जी याद, मुझे मतलब मोदी जी मेरे साथ बात किया करते थे, संपर्क में रहते थे, तो ये बुरे दौर के साथी हैं मोदी जी मेरे। पता नहीं, लेकिन सर्जियो गौर कोशिश बहुत कर रहे हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। एक बड़ा जो कहें कि उसको लॉबी कह लीजिए, एक बड़ा वर्ग कह लीजिए, कारोबारी कह लीजिए, वहाँ के लोग कह लीजिए, वो सब चाहते हैं कि भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हों। लेकिन ट्रंप तो हर कुछ दिन पर ऐसी हरकत करते हैं जिसके बाद ये संदेह होता है कि वो उन बुरे वक्त में अपने साथ खड़े एक राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान करते हैं, या उनको लगता है कि वो राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के हितों का जरा समझौता नहीं करने को तैयार है, अमेरिका के सामने झुकने को नहीं तैयार है, और ये बात उनको बर्दाश्त नहीं होती, तो बीच बीच में वो सोचते हैं कि चलो एक बार फिर से थोड़ा ट्वीकिंग करके देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ करें, इस बार कुछ असर कर जाए। मुझे लगता है कि सर्जियो गौर जो कह रहे हैं और जो ट्रंप का एक जिसको कहते हैं ना कि मेंटल स्टेट जो है, वो जिस अवस्था में रहते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। सर्जियो गौर एक एग्जीक्यूटर के तौर पर, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो अपने देश का हित बहुत अच्छे से करने आए। इनका स्कोप लिमिटेड है, इनका स्कोप लिमिटेड है, और वो स्कोप, ये मतलब मैं ये कहूं कि मतलब बहुत पुरानी बात तो मुझे भी याद नहीं है, शायद विजय जी उसका कुछ जिक्र करें, ऐसा कोई एम्बेसडर नहीं दिखा इतनी अथॉरिटी वाला, इतने कमांड वाला, और जो भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों इसके लिए सब कुछ कर रहा है। नो स्टोन अनटर्न जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो काम कर रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन मतलब चीजें ठीक होगी। लेकिन एक और बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट समीर जी इस पे बोलिएगा, एक और साथी में एक और जोड़ देता हूं। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान का एक बड़ा बयान आया है। यह आदमी भी जो है डिप्लोमेट्स की दुनिया में काफी चलता फिरता टाइप आदमी है, कनेक्टेड आदमी है। तो उन्होंने ये कहा, सवाल हुआ कि भारत के साथ आपके संबंध कैसे हैं, तो उन्होंने कहा हमारे रिश्ते भारत के साथ अच्छे, भाईचारे वाले हमारे रिश्ते हैं।
तो सवाल हुआ कि लेकिन पाकिस्तान को लेके आपके जो रिश्ते पाकिस्तान से हैं उसको लेके भारत की चिंताएं हैं, तो उनको कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, सब देशों के साथ रिश्ते होते हैं, भारत के बहुत देशों के साथ रिश्ते हैं, तो हमारा और उनका संबंध जो है वो किसी दूसरे देश के संबंधों पर आधारित नहीं है। This is what needs to be done between Turkey and India, because we have a lot to cooperate, to benefit, and we are mature enough to go in this direction. So Turkey is not the only country who actually have good relations and brotherly relations with Pakistan. There are other countries. If India is going to take actions or be resentful about any countries who is having good relations and enjoying giving support to Pakistan, so I don't know. But as I said, we have no problem on bilateral level with India, and we urge India not to read the issue from a different perspective. ये फिदान हकान साहब जो हैं, ये जो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि वहाँ ज़रा मोटर दौड़ाई गई है साइप्रस में और आर्मेनिया में। भारत उनकी बहुत डिफेंस उसमें तैयारी में बहुत मदद कर रहा है, और वो दोनों साइप्रस तो फूटियां आंख नहीं सुहाता इनको। मिसाइल और डिफेंस सिस्टम दोनों इंडिया देने के लिए तैयार है। फोटो जो है जिसमें मोदी जी ऐसे दिखा रहे हैं बॉर्डर, हाँ दूर से दिखा रहे थे जी, लेकिन उनको लगा, वो कह रहे हैं पाकिस्तान से हमारे संबंध है तो हैं। मुझे लगता है डिप्लोमेसी में ऐसे ही जवाब देंगे ना भाई, ठीक है भारत के साथ संबंधों के बारे में पूछा, उन्होंने कहा भारत के साथ हमारे संबंध है, वो ये तो नहीं कहेंगे कि भारत के साथ हमारे बहुत तनावपूर्ण संबंध है, लेकिन है तो तनावपूर्ण है ना, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे ना। हर देश ये कोशिश करता है कि भाई संबंध सामान्य रहे, और सार्वजनिक रूप से बयान देकर इस बात को और वो बढ़ावा देना नहीं चाहते कि भाई तनावपूर्ण है। पाकिस्तान के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे ताल्लुकात है, ये भी सबको पता है। उसको भी बताना चाहते हैं कि भाई किसी देश के साथ किसी के अच्छे संबंध होते हैं, किसी के साथ कम संबंध होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भारत के साथ हमारे संबंध खराब है। सर्जियो गोर के बारे में जरूर एक बात कहूंगा भाई, अब उनको भारत में अमेरिका के राजदूत है, अब ट्रम्प साहब रायता फैलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी रायता समेटने की है। ट्रम्प साहब अगर कुछ भी कहेंगे तो वो कोशिश रहती है कि भारत में उस बात का गलत असर न जाए, तो वो संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रम्प प्रशासन का व्यवहार रहा है, अभी तक ट्रेड डील नहीं हो पाई है ट्रम्प की जिद के कारण। आज ही खबर चल रही कि 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के लिए कोशिश धमकी दी है फोर्स लेबर के ऊपर, कुछ 60 देशों की बात चल रही है। भारत को बोलने की कोशिश भी है कि भारत फोर्स लेबर नहीं है, दुनिया से भारत फोर्स लेबर का गुड्स जो है वो मंगाता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मैं प्रयास कर रहा हूं, 5 दिन से प्रयास कर रहा हूं, 5वें दिन शायद थोड़ी सी बात कर पाए। म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिन के दौरे पर भारत पर हैं, और उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जाते जाते जो उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है भारत और म्यांमार का बॉर्डर सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे, ये मेरी प्रायोरिटी है और ये बहुत अहम है। और उन्होंने कहा मैं इसको प्रायोरिटाइज कर रहा हूं कि ये सबसे पहले यही काम किया जाए। और इनका दौरा क्यों और इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आए, चीन नहीं गए, ये सबसे बड़ी बात इसमें बताई जा रही है। और फिर ये बॉर्डर को लेकर के जो सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं, में बहुत इंपॉर्टेंट जी विजय जी, बहुत इंपॉर्टेंट है उस दृष्टि से भी कि हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट लगा हुआ है भाई, इनके साथ कई हजार किलोमीटर की। आप सोचिए पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो झगड़ा भी चल रहा है, गर्मा गर्मी भी चल रही है, खासतौर से मणिपुर को ले लें तो पूरा का पूरा म्यांमार का ही वो हिस्सा जो है, म्यांमार से ही सब के सब वहाँ पर आ रहे हैं, जो भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है या चीज को लेकर जो रेबेल ग्रुप्स हैं, वो उधर से वहीं से ऑपरेट करते हैं, और वो इधर आकर भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो उस पर किस तरह से, ये तो ठीक है, ये उम्मीद तो हम करेंगे कि वो जब यहाँ आ रहे हैं तो इस बात को कहें, लेकिन क्या इन प्रैक्टिस ये कहना चाहिए, लिटरल टर्म्स में कह लें या लेटर एंड स्पिरिट में, वो इसको करेंगे। लेकिन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इस दृष्टि से भी है कि चीन जाने की बजाय वो यहाँ आए हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो 10 सेकंड बस, सिर्फ एक लाइन। इसके साथ एक और जो बड़ा एक तरह से कहें डेवलपमेंट हुआ है, म्यांमार के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स पर भारत ने आगे कदम बढ़ाया, जो बड़ा महत्वपूर्ण है चाइना पर डिपेंडेंस और कम करने। ठीक, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का 2.5 साल के बाद, करीब 2.5 साल के बाद उत्तराखंड का दौरा होने वाला था आज, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो जा नहीं पाए। राहुल गांधी प्राइवेट हेलीकॉप्टर से पंतनगर एयरपोर्ट तक तो पहुंच गए दिल्ली से, लेकिन पंतनगर से फिर वो आगे नहीं जा पाए। अल्मोड़ा उनको आज जाना था, पौड़ी का भी कार्यक्रम था, लेकिन नहीं जा पाए। इसके बाद उन्होंने पंतनगर से ही अल्मोड़ा की एक जनसभा को फोन पर संबोधित किया और उसके बाद वो दिल्ली वापस लौट आए हैं। कांग्रेस के मुताबिक रैली में करीब 30,000 लोगों के पहुंचने की तैयारी थी, लेकिन राहुल गांधी कार्यक्रम स्थल तक ही नहीं पहुंच पाए।
तो कई लोग जो फ़ोन पर वो संबोधन दे रहे थे उसको सुनने की बजाय वापस लौटने लगे। कुछ लोग ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं कि लोग नहीं जुटे थे इसीलिए वो नहीं गए। अब इन दोनों में से क्या बात सच है इसकी बात हम लोग करेंगे। और राहुल गांधी ने फ़ोन पर अगर उनका कोई जो वो संबोधन कर रहे थे तो वो हाँ तो उसको सुनवा दीजिए, वो बोलना क्या चाह रहे थे, किस विषय पे आज वहाँ पर चर्चा करना चाह रहे थे। नमस्कार। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता और हमें पंतनगर लौटना पड़ा। मैं चाहता था कि आज मैं आपसे मिलूं और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बारे में बात करूं, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में आपको बताऊं। मगर दुख की बात है कि मुझे आज वापस लौटना पड़ा। जल्दी से जल्दी हम ये प्रोग्राम फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। अच्छा, ये वहाँ जा रहे थे, इनको कोटद्वार के वो एक आपको वो व्यक्ति याद हैं दीपक कुमार, जिनका बाद में नाम मोहम्मद दीपक हो गया था। वो झगड़ा हुआ था कि एक कोई मुस्लिम दुकानदार जो है नाम बदल के दुकान करता था, वहाँ बजरंग दल वाले पहुँच गए। वो जिम ओनर है वो व्यक्ति, और वो नीचे आया और उसने कहा कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो देश के अंदर, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। बाद में राहुल गांधी से वो मिला भी था व्यक्ति। आज राहुल गांधी को उसकी जिम की मेंबरशिप भी लेनी थी। ऐसा दीपक कुमार ने भी अपने बयान में बताया कि राहुल गांधी ने मुझसे जब मैं मिला था तो कहा था कि मैं तुम्हारे जिम में आऊँगा। तो ये भी चर्चा थी कि आज वो जाते हैं वहाँ पर, उसके जिम में भी जाते हैं। हालांकि वो कोटद्वार है, ये सब गणित मतलब ज्योग्राफी थोड़ी अजीब अजीब है। कोटद्वार अलग है, पंतनगर बिल्कुल उल्टी तरफ पड़ता है, अल्मोड़ा भी इनको जाना था, अल्मोड़ा बिल्कुल ऊपर पहड़ों पे है। राहुल गांधी को चिंता है सर। लेकिन जो जिम वाली घटना थी वो तो शिमला में हुई थी ना, हल्द्वानी में। राहुल गांधी को कोटद्वार की। अच्छा, कोटद्वार। हाँ, राहुल गांधी को मोहम्मद दीपक के जिम की मेंबरशिप की चिंता है, लेकिन राहुल गांधी को पार्टी की मेंबरशिप बड़े कार्यकर्ता बड़े उसकी चिंता नहीं है। अभी 8 महीने बाद उत्तराखंड में चुनाव है, राहुल गांधी उसकी चिंता नहीं कर रहे। 2.5 साल बाद गए हैं वो, 2.5 साल बाद गए, लेकिन राहुल गांधी उसकी चिंता नहीं कर रहे। हरीश रावत कहां पर है, उत्तराखंड में कांग्रेस का संगठन कहां पर है, राहुल गांधी वो चिंता नहीं कर रहे। राहुल गांधी संगठन के नेताओं से मिल नहीं रहे, दिल्ली के अंदर लाकर आप बैठक नहीं कर रहे हो। 6-8 महीने बाद, 10 महीने के बाद आपको उत्तराखंड के अंदर चुनाव के अंदर उत्तराखंड की सर इस वक्त जी सर पॉलिटिकल स्थिति कैसी लगती है? पूरे तो भाजपा की एक तरफा है। धामी साहब ने जिस तरीके से 10 साल के बाद भी धामी साहब ने जितने शानदार तरीके से वहां पर काम किया, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जिस तरीके से वहां पर सपोर्ट किया, और धामी सरकार ने जिस तरीके से वहां विकास के काम किए, वहां पर कोई इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा आज की तारीख में। नगर निगम के चुनाव लीडर कौन है? कांग्रेस हरीश रावत इकलौता लीडर है। हरीश रावत कहते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है, मेरे बेटे को आप प्रमोट कर दीजिए। कोई नेता वहां पर नहीं है। राहुल गांधी बैठक लेने को तैयार नहीं है। वहां के प्रभारी साल में कभी एक बार अगर उत्तराखंड चले जाए तो बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड छोड़ दिया उन्होंने पूरी तरीके से। लेकिन ये अजीब बात है, ये वो राज्य था जो हर 5 साल में सरकार बदलता था। 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसके बाद भी अगर ये हालत है बदल भी देता है। लेकिन उत्तराखंड के चुनाव हो और जो नेता हो उसको पंजाब का प्रभारी बना दो। हरीश रावत जी को। हाँ सर। नहीं, लेकिन मेरी चिंता थोड़ी ज़्यादा हो रही है कांग्रेस के लिए। जो समीर जी ने कहा उसमें मैं जोड़ता हूँ। वहाँ 5 साल में सरकार बदल दी जाती थी जब से वो राज्य बना। लेकिन जरा सोचिए कि जिस राज्य में, जिसको देवभूमि कहा जाता है, जिस राज्य में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जिस राज्य में मतलब एक तरह से कहें तो गंगा का उद्गम है, सारी चीज़ें वो सब, वहाँ राहुल गांधी क्या किससे मिलने जा रहे हैं? मोहम्मद दीपक से। पुष्कर सिंह धामी ने क्या अभियान चलाया हुआ है? मजार है, मजार नहीं है। मतलब मजार का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोई नहीं है, कब्जा किया जाता। 1000 के आसपास ऐसी मजारें तोड़वाई गई। उस राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून आता है। गोवा के बाद वो पहला राज्य हो गया एक तरह से कहें अभी के उसमें। और वहां राहुल गांधी को यही नहीं पता है कि करना क्या है। राहुल गांधी वो उस आदमी के लिए जा रहे हैं जिसने अपने नाम के आगे सिर्फ मोहम्मद लगा लिया, इसलिए वो चले नहीं जा रहे। वो 2 सभाएं हैं, इनको एक सैनिक सम्मान कार्यक्रम भी करना था। ठीक बात, लेकिन नैरेटिव वही है। पूरा सोशल मीडिया जो कांग्रेस का है वो उसी पर लगा हुआ है। सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड को लेकर सचमुच कोई इसकी, हरीश रावत बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अब एक तो वो उस अवस्था में नहीं है, अब तो उनकी उम्र भी हो गई है, और दूसरा कोई लीडरशिप वहां नहीं। तो आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लिए वन हॉर्स रेस है? आज की तारीख में तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा संकट। चलें सर, अगले राज्य की खबर तमिलनाडु की बात करते हैं। ये कई दिनों से चर्चाओं में बात चल रही है कि के अन्नामलाई नाराज हैं,
अब वो दिल्ली आकर के सबसे मुलाकात कर चुके हैं, उनकी पार्टी अध्यक्ष से बात हो चुकी है, पार्टी के संगठन महासचिव से BL संतोष जी से मुलाकात हो चुकी है, अमित शाह जी से मुलाकात हो चुकी है, इनके साथ शायद लोग रिपोर्ट कर रहे हैं 2 बार मुलाकात हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हुई है। अब या तो कोई फाइनल बात वो तय कर लें या पार्टी तय कर ले, उसके बाद उनसे मिलेंगे, ऐसी बात हो, या फिर मुलाकात अगर कुछ बात नहीं बनती तो शायद ना भी हो। लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँच गए अन्नामलाई कि ये बातें भी होने लगें कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अन्नामलाई को पार्टी ने बहुत दिया, इन्होंने पार्टी के लिए मेहनत भी बहुत की। बात अब यह है कि स्थिति क्या है, फाइनल मतलब पता क्या चल रहा है, ये है पार्टी के साथ या नहीं है? देखिए, अभी तो किसी को पता नहीं है कि वो पार्टी के अंदर हैं या पार्टी के अंदर नहीं। दोनों प्रकार की खबरें आ रही हैं। एक तो कि ये बात तो बहुत पुष्ट हो चुकी है कि नितिन नवीन को उन्होंने अपना रेजाइनेशन सौंप दिया था, लेकिन जो अमित शाह जी के साथ जो उनकी तस्वीर आई तो उसमें लगा कि कहीं ना कहीं जो है वो रिकंसिडर करने की स्थिति में है। दूसरी बात, यदि उनको वाकई में रेजाइनेशन दे करके और भारतीय जनता पार्टी से हट ही जाना था तो फिर अमित शाह जी के साथ दोबारा मिलने की बात होनी नहीं चाहिए थी, एक ढंग से वो फाइनल हो जाता है। एक तीसरा पक्ष भी आकर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस असेंबली चुनाव के अंदर 2.937% वोट आया है। यही अन्नामलाई थे जब वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट 10% के आसपास वोट जो है, 11% वोट जो है वो लोकसभा के इलेक्शन होगा। फिर भी मैं बात करता हूं कि अब उनको लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको किनारे कर दिया और वो भारतीय जनता पार्टी और सनातन के नेशनलिज्म जो कोर आइडियोलॉजी था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी था और भारतीय जनता पार्टी का, उसमें वो पेरियार को अपने निशाने पर ले रहे थे, करुणानिधि को निशाने पर ले रहे थे। वो एंटी हिंदू जो वहां पर सेंटिमेंट्स था, एंटी ब्राह्मणिकल जो सेंटिमेंट्स था, जो पॉलिटिक्स चल रही थी, उसको वो काउंटर कर रहे थे। एक ढंग से वो अल्टरनेटिव नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे तमिलनाडु के राजनीति में। ठीक है। अब जब वो किनारे पर हाशिए पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होगी। अब लोगों ने इस तस्वीर को दिखा के बोला कि अमित शाह जी के साथ मीटिंग खास कर कि भाई ये तो कोई दूरियां हैं, ऐसी तस्वीर तो ये दिखाई नहीं दे रही है कि रास्ते बिल्कुल ही अलग हो गए। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इसको नहीं मुझे लगता है कि इसमें इसको समझना चाहिए। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई अन्नामलाई को किनारे नहीं किया। जिस चुनाव की बात हो रही है कि जिसमें 11% मत मिले, उसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी सभी सीटों पर, इसलिए वो इतना बड़ा मत प्रतिशत दिख रहा। अन्नामलाई कोई भी ऐसा करिश्मेटिक काम नहीं कर सके कि भाजपा को लगे कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ दे दिया हो। ये ऐसे ही था, भाजपा पहले भी जीत चुकी है वहां लोकसभा का चुनाव, पहले भी हारती रही है, 2-3 सीटें जीतती रही, वो भी नहीं जीत पाई। लेकिन अन्नामलाई के अंदर एक जो कहें कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल जिसको कहते हैं, क्षमता जो देखते हैं, एक तो ओबीसी समाज से आते हैं, वहां का बड़ा प्रभावी समाज है, आईपीएस की नौकरी छोड़ कर आए हैं और एन मक्कल जो यात्रा की थी सभी विधानसभा सीटों पर, वो एक क्षमता दिखा रही थी। ऐसा कोई नेता नहीं मिल रहा था। लेकिन शायद अन्नामलाई को भी लगता है कि जिस रफ्तार में वो आगे जाना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं। दूसरा, क्या अन्नामलाई सेंट्रल में फिर अपनी लीडरशिप में कोई रोल चाहते हैं? अभी तो नेशनल टीम का ऐलान होना है, किसी भी समय हो जाएगा, किसी भी दिन हो जाएगा। क्या वो चाहते हैं? क्या अन्नामलाई पूरा फुल एक तरह से कहें कमांड चाहते हैं जो बीजेपी नहीं देगी? एक बार उनको अध्यक्ष बना चुकी है फुल कमांड के साथ और उनके कहने से ही एआईडीएमके के साथ गठजोड़। अब विजय के आने के बाद उनको शायद लग रहा हो कि यह काम तो मैं भी कर सकता था। हां, एक बात जरूर है जो हम लोग चर्चा करते थे कि जो एंटी द्रविडियन पॉलिटिक्स थी जिसको बीजेपी मिस कर गई। अब किस वजह से मिस कर गई, ये बीजेपी के नेता, बड़े नेता उसका असेसमेंट कर रहे होंगे। दोनों के बीच में भी भ्रम है और अन्नामलाई में भी इतना साहस नहीं कि वो एकदम से बिगाड़ करके जाए। और अकेले कुछ भी करना, बड़ा राज्य है वहां पर मुश्किल काम होगा। सौरभ, बिगाड़ने की बात नहीं। एक पक्ष भी चल रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से निकल करके, लेकिन उनके समर्थन से एक वहां पर मूवमेंट, कोई फ्रंट, कोई मूवमेंट कोई बनाने की बात चली। हाँ सर, कोई ऐसा, मैं तो पहली बार ही हैरान हूं कि कोई पार्टी छोड़ना चाहता है और अमित शाह जी जैसे लोग उनसे 2-2 बार मिल रहे हैं। या तो हम कहीं गलत खबर पढ़ रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप। हम ऐसी खबर चला रहे हैं और वो भी जिनको छोड़ना वो छोड़ के चले जाते हैं, दोबारा आते ही नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं, कोई ऐसा नहीं पार्टियों में छोड़ना नहीं छोड़ना। और छोड़ने वाला मिले जाए कि नहीं जाए, मिलने वाला मिलेगा क्या? बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है कि कुछ दूसरा काम चल रहा है। मतलब पार्टी भी तो नहीं चाहती, इसका मतलब ये भी तो है। हाँ, वही कह रहा हूं ना, पार्टी भी नहीं चाहती। और ऐसा जो खबर मुझे मिली कि संघ, बीजेपी और अन्नामलाई के बीच में ये हो रहा है कि एक पैरेलल फ्रंट बनाकर जो एंटी द्रविड़ पॉलिटिक्स है उस पर कुछ काम कर लिया जाए। वो कितना चले ताकि बीजेपी का जो पॉलिटिकल फ्रंट है वो चलता रहे,
और एक नई तैयारी 5 साल में कर ली जाए। अब उन दोनों के बीच में क्या रास्ता निकल सकता, ये पार्टी छोड़ने और पार्टी से नाराज होने वो वाली कहानी नहीं है, इतना नहीं तय है। हाँ, इतना तय है। कुछ और किया जाए, क्या रास्ता निकाला जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उस पर बीजेपी संघ और अन्नामलाई मिलकर सोच रहे हैं। हाँ सर। अब आज तो 4 जून अन्नामलाई का जन्मदिन है, जन्मदिन भी है आज उनका जन्मदिन है, आज 42 साल के हो गए। अब जितनी उम्र अन्नामलाई की है उससे ज्यादा समय अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को राजनीति करते करते हो गया है। तो अन्नामलाई अगर ये सोच रहे होंगे कि वो तमिलनाडु की राजनीति को कैसे देखना है, कैसे करना है, वो अगर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी को सिखा सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी ने जो तमिलनाडु की राजनीति को लेकर किया वो गलत फैसला था, मैं अलग होकर अपनी राजनीति तय करूंगा, तो मुझे लगता है अन्नामलाई की बहुत बड़ी भूल होगी। और ये तो वही अन्नामलाई जिसे अमित शाह जी ने थम्बी कहा था, थम्बी मतलब तमिलनाडु में छोटा भाई को बोलते हैं कि थम्बी मेरा छोटा भाई है ये। और जिस तरीके से इनकी एन मक्कल यात्रा रही थी, अमित शाह ने इसको हरी झंडी देकर शुरू किया था, प्रधानमंत्री ने इसका समापन किया था। मुझे लगता है कि आप 2020 में भारतीय जनता पार्टी में आते हो, 2021 में आप तमिलनाडु के अध्यक्ष बनते हो, 4 साल पार्टी आपको फ्री हैंड देती है, तमाम आपको पार्टी ने साधन संसाधन सुविधाएं दी, पार्टी ने आपको पूरा मान सम्मान दिया, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह ने। तो चुनाव के अंदर एआईडीएम के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने किया, आप उसके लिए तैयार नहीं थे, पार्टी ने गठबंधन किया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी बेहतर समझते होंगे तमिलनाडु की राजनीति की क्या, आप भी नहीं मानते कि ये अलग होना चाह रहे हैं? मुझे लगता है वो अलग नहीं होंगे, अलग होंगे तो उनके पास कोई बहुत बेहतर विकल्प नहीं होगा, वो अपने दम पर नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है वो पार्टी में रहेंगे, नेशनल टीम बन रही है, क्या उनको नेशनल टीम में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या उन्हें वापस प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्या राष्ट्रीय महासचिव बनाकर दिल्ली नई जिम्मेदारी, नया काम, नई जिम्मेदारी की बातचीत हो रही है। एक कर्नाटका की खबर कर लें, क्योंकि आज मुख्यमंत्री के बनने के बाद उनका दूसरा दिन था, कामकाजी तो आज ही बड़ा दिन था, कल शाम तो डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने ही हैं 4-4:15 बजे। तो सिद्धारमैया के करीबी जी परमेश्वर, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया है। डीके शिव कुमार के साथ 12 मंत्रियों ने शपथ ली थी। सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र वो भी मंत्रिमंडल में आ गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे, इसके अलावा केरल, हिमाचल, तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी थे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद शिव कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, उनकी जगह पर बीके हरिप्रसाद को कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। शपथ के बाद डीके शिव कुमार ने सबसे पहले सरकारी बसों में स्टूडेंट्स को मुफ्त यात्रा करने का ऐलान किया। अब कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में अभी तक सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को फ्री में सफर करने की छूट थी। इसके अलावा शिव कुमार सरकार ने कर्नाटका में 10,000 भारत जोड़ो यूथ क्लब बनाने का ऐलान किया। ये मुझे कुछ बंगाल जैसा एक्सपेरिमेंट लगा। इन क्लब्स की डेवलपमेंट के लिए 10-10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार को बढ़ाने के लिए डीके शिव कुमार की सरकार ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोलने का फैसला किया है। और इन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा है, बीके हरिप्रसाद उनकी जगह आ गए हैं। तो अब पार्टी किस तरीके से चलेगी और सरकार किस तरीके से चलेगी, ये हमें देखना होगा, क्योंकि अभी तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पार्टी अध्यक्ष दोनों ये थे। सर, ये जो फैसले किए हैं इससे कुछ पता चल रहा है ये किस तरीके की गवर्नेंस करेंगे? गवर्नेंस नहीं कैसी करेंगे पता नहीं, लेकिन ये इलेक्शन मोड के फैसले हैं। ओके, मतलब शिव कुमार जी ने बता दिया कि मैं इलेक्शन की तैयारी में जुट रहा हूँ। इसमें से ज़्यादातर फैसले वो हैं जो एक तरह से डीबीटी जैसे, हाँ, है ना। तो वो इलेक्शन तो है नहीं इनकी सरकार के पास, कहते हैं लोग। पैसे तो हो जाते सर, कर्ज बहुत मिलता है सरकारों को। कोई आपने आज तक देखा कोई सरकार इस तरह से कर्ज की, हम लोग ये कहानियां चलाते रहते हैं, फिर वो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, FBRM की, वो सब चर्चा चलती रहती है। जो क्लब खोलेंगे वो क्या है सर? क्लब का मतलब वही हो गया जो आपने बंगाल का कहा कि भाई अलग अलग ग्रुप्स के यूथ को लेकर आप खड़ा कर लेंगे और वो आपके लिए सीधा वोटर के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये ज़्यादातर फैसले जो फीमेल स्टूडेंट्स के साथ मेल स्टूडेंट्स को भी आप फ्री दे रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, 10 लाख रुपए क्लब्स के लिए दे रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन मोड पर है। और वो पार्टी को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब डोंट वरी, आई एम हियर, ये मैसेज है। कुछ उनके ज्योतिषी ने बताया हो? और सर त्रिपाठी नहीं, देखिए उनके ज्योतिषी को दुनिया ढूंढ रही है। नहीं, उसे क्लेम करने वाले ज्योतिषी दिखने लगे, लेकिन डीके शिव कुमार के लिए जो चुनौतियां हैं उसकी वो तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई बट नहीं। और उनको ये भी पता है कि अगर वो चुनाव हार गए तो बहुत अप्रासंगिक हो जाएंगे, बहुत कठिन होगा उनके लिए राजनीति को चलाना। क्योंकि जब कोई भी एक स्ट्रांग सोसाइटी का एक हिस्सा होता है और उसके बराबर का एक दूसरा हिस्सा होता है तो आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, जो जिसको हम जेडीएस की राजनीति के साथ संकट कहते हैं ना, कि वो किसी के साथ बीच में तो फिट हो सकते हैं लेकिन अपने से कुछ नहीं कर सकते, पूरे राज्य में वो आधार नहीं बना सकते हैं। इसलिए डीके को ये भ्रम तोड़ना है, एक तरह से कहें कि अपने ट्रेडिशनली उनको ये तैयार करना है कि हम जीत कर आएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद चलाएंगे। तो ये सारी योजनाएं जो है उसी को आगे बढ़ाती दिख रही है। और वो मतलब एक तरह से कहें कुर्सी पे बैठते ही इलेक्शन मोड में आ गए। जो स्ट्रांग मैन वाली जो उनकी छवि है ना, तो स्ट्रांग मैन के लोग भी तो होते हैं। तो ये जो आपने कौन सा क्लब बताया,
वो जो जिसके लिए यूथ पैसा क्लब यूथ है क्लब। कुछ। वो जब यूथ होता है तो वही तो मोटरसाइकिल लेके डीके भाई जिंदाबाद करेगा ना, मतलब हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, भारत जोड़ो मान लीजिए, क्लब। कन्नड़ में भारत बोल जोड़ो रहे हैं। क्लब। तो उनको क्या है, उनको पैसे मिल जाएंगे, बाइक का तेल मिल जाएगा, क्या- बढ़िया व्यवस्था क्या मिल जाएगी। ममता बनर्जी क्या करती थी, वो जो क्लब्स खोले हुए ऐसे ही थे क्लब्स वो भी ऐसा ही था भाई, इनको कुछ वो कैरम वैरम का सामान दे दो। और मेरा मानना है कि पार्टियों वो को यूथ अपने के लिए नहीं कार्यकर्ताओं के लिए करना ये चाहिए। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उसी से प्रभावित होकर ये भारत जोड़ो क्लब बनाया है डीके शिव कुमार ने। और बेसिकली सीधा संदेश साफ है, आपको 10 लाख रुपए क्लब के लिए मिलेंगे, आप कांग्रेस के लिए वहां पर संगठन के लिए काम करना है, लोगों को जोड़ो। लोगों को जोड़ना है, वहां पर वहां की समस्या क्या है, लोगों को जोड़ो, पार्टी की सदस्यता बढ़ाओ। ठीक है सर। मुझे लगता है उसी लिए पैसा दिया गया है। सर मैं हाँ सर, ये मुझे लगता है कि डीके सुकुमार ने पार्टी के अंदर, प्रदेश के अंदर एक पैरेलल पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, और वो पार्टी का स्ट्रक्चर जो है वो कांग्रेस के लिए काम करेगी। तो मूलतः ये जो 10-10 लाख रुपए देने की बात है वो सरकार का पैसा एक पार्टी को देने की कवायद है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि वो सारे लोग जो है सरकार के पैसे से पार्टी चलेगी। सरकार से पैसे से पार्टी ही, क्लब और क्या हुआ भाई, आप क्लब बना रहे हैं और क्लब का मेंबरशिप उसका कौन होगा, उसके पार्टी के लोग होंगे, और बात वो तो सही है लोग सर, एक मिनट वो काम किसके लिए काम करेंगे, लेकिन वो इंडिया कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर क्लब को 10 लाख तो बराबर ही होता है। सर। लेकिन सर इसमें नाराजगी की क्या बात है, वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हैं, किसी को रोका है क्या? नहीं तो ये भारत जोड़ो क्लब करे कोई सरकारी नहीं, कोई सरकारी नहीं होगा भाई। तो भारत जोड़ने में क्या विरोध है? कांग्रेस ने पहले नेहरू युवा भारत केंद्र भी जोड़ने इसी में तरह तो से विरोध चलाया है। था। अरे मैं आपको याद दिलाता हूँ, नेहरू युवा केंद्र हाँ, वो भी ऐसे ही था, उसमें कांग्रेस के जो लोग होते थे एडजस्ट होते थे। अब भाजपा को नहीं सूझ रहा है, उनकी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई लेकिन थी। वो नेहरू- भाजपा अब अगर लेकिन वो ऐसा कोई बीजेपी तरीका के नहीं लिए खोज पा रही सरकार है के अपने पास है। कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के लिए, तो भाजपा नहीं सरकारों लेकिन को मैं दिक्कत इनकी बात से नेहरू युवा आपकी बात केंद्र अब सरकार मेरे के पास दिमाग में अटक गई है। ये भारत जोड़ो क्लब पार्टी का काम करेंगे तो इनको सरकार से पैसे क्यों मिल रहे हैं? ये ठीक वैसे ही है। ये डिजाइन किसने बताया आपको कि पार्टी का काम करेंगे? नहीं। भारत जोड़ो क्लब का एक कॉन्सेप्ट होगा ये ना कि देखिए, भारत में कैसे दूसरी- काम आप दूसरा करें, और देश के भी लिए कैसे important काम करें, बात ये है। डेवलपमेंट के लिए क्या काम करें, वो विजय उनके जी- जो होगा विजय कहने जी- के लिए ये बात होगी। हो सकता है वो पार्टी के लिए काम करें, लेकिन वही मैंने कहा ये कि revolutionary- 10,000 एक आदमी को और 10 लाख रुपए क्लब को देने में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है दूसरा सरकारी है, योजना ये में। दूसरी बात ये है कि ये रेवोल्यूशनरी गार्ड होंगे, जैसे खामने के लिए वो कमिटेड है। अरे भाई सुनिए तो सही, राजनीतिक तौर पे ये उनके प्रति कमिटेड होंगे, ये मैं बात ये करने जा रहा बिल्कुल हूं। होंगे, बिल्कुल मैं होंगे। ये बात करने जा रहा हूं भाई, आरजेसी का क्या है, वो नेहरू युवा वो केंद्र वाला ईरान के NSUI लिए- में और यूथ कांग्रेस वो में जाता ईरान- होगा वो ना। ईरान वही के लिए, जो वहां ईरान होता के है, कमिटेड उसी से को ज्यादा नियुक्ति ईरान मिलती के नेता के लिए कमिटेड है, वैसे जवाब ये नहीं, बात है। अब तो बदल गया था। जैसे संघ के प्रचारक कमिटेड होते हैं वैसा होंगे ये। तो आप तो बहुत सारे संघ वालों को जानते हैं, उनको सरकार पैसे देती क्या? नहीं, संघ 1 रुपया नहीं लेता किसी से, नहीं, लेकिन एक पैसा नहीं लेता संघ किसी के साथ। संघ से तुलना मत कीजिए सर। नहीं संघ चलिए बिल्कुल अच्छा नहीं चलिए मैं आप महाराष्ट्र की खबर बताइए सर। बड़ी चर्चा चल रही है कल से इस बात की कि क्या शिवसेना के दोनों गुट जो हैं वो एक हो जाएंगे। ये अटकलें थोड़े थोड़े दिनों पे उठती रहती है, चलिए हम भी बात कर लेते हैं क्यों हो रहा है, ऐसी बात क्यों हुई है। क्योंकि ऐसा बयान नहीं आया है बड़ा। हुआ यह है कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता अब्दुल सत्तार और शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे, ये दोनों सीनियर लीडर हैं, इनकी मुलाकात हुई। अब तो फिर मुलाकात हुई तो फिर अटकलें लगनी शुरू हो गई, तो फिर बयान लिए इनके पास रिपोर्टर्स पहुंचे, तो इन्होंने जो बातें कही उससे थोड़ी और हवा मिली कि भाई रिपोर्टर तो सीधा ही पूछता है क्या आप दोनों फैक्शन एक हो जाएंगे। तो अब्दुल सत्तार ने कहा मेरी पार्टी का नेता कौन, शिंदे जी, उनकी पार्टी का नेता कौन, उद्धव जी, जिस दिन ये दोनों एक हो जाएंगे पार्टी एक हो जाएगी। जवाब तो ठीक है। हाँ। बहुत साफ है गलतफहमी नहीं है कोई। कि मिलन के चर्चे बहुत चल रहे हैं, एक वीडियो बहुत ज्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी खूब घूम रहा है। आप लोग आपके और अंबादास दानवे के मिलन के चर्चे बहुत चल रहे हैं, एक वीडियो बहुत ज्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी खूब घूम रहा है, आप लोग गले मिल रहे हैं, क्या संकेत हैं ये? दोस्त, वो बोलते ना दुश्मनी जम कर करो, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कभी हम दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। तो दोस्त है, दोस्ती के अंदर दोस्ती टिका, बहुत सारी बातें कह दी इसमें आपने, दोस्ती टिका के चल रहे हैं। मैं कोई शिवसेना का सुप्रीमो नहीं है, मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता है, लेकिन जिस हिसाब से शिवसेना खत्म करे जा रही है टप्पे टप्पे से, उसके तरफ किसको ना किसको तो भी गौर करना पड़ेगा। उसको अगर नहीं देखे तो जो भी एक आधी बीमारी होती है उसको अगर वक्त पे इलाज नहीं हुआ है तो वो नासूर बन जाती है, और वो नासूर बन गई तो वो उसका कभी इलाज ही नहीं होता है। इतने और गजब बात, कुछ बड़ी बात बोल गए कि जिस तरीके से शिवसेना को खत्म, ये बोले ना शिवसेना को खत्म होने करने के प्रयास हो रहे हैं, मतलब पूरी तरह से खत्म की जा रही है हर जगह से। तो ये क्या हो रहा है समीर अब्दुल जी? सत्तार
की इतनी हैसियत है, न राव साहब दानवे की इतनी हैसियत है कि वो अपनी पार्टी की तरफ से ये तय कर सके कि भाई दोनों पार्टी का मिलन होगा। क्योंकि ये पुराने पार्टी में रहे मित्र और आज भी एकनाथ शिंदे के जो विधायक है और जो उद्धव ठाकरे के विधायक और पार्टी के नेता सब एक ही पार्टी में रहे, उनके बीच तो व्यवसायिक हित जुड़े हुए, पार्टी अलग होगी लेकिन व्यवसाय थोड़ी अलग हुआ है। आज भी कई इनके विधायक उनके विधायक मिलकर कई बड़े व्यवसाय में पार्टनरशिप है, दिन में एक दूसरे को गाली देते हैं, रात को बैठ के हिसाब किताब करते हैं पैसों का कहाँ से कितना आया। तो ये तो राजनीति में चलता रहेगा। फिलहाल तो मुझे कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक होने वाले। अब ये नदी के दो छोर बन गए, ये किसी स्थिति में एक नहीं होने वाले। शिंदे और उद्धव ठाकरे की तो बात भी नहीं होती होगी कभी? नहीं बात होती है कभी, विधानसभा में अगर विधान परिषद अगर मिल गए तो बात हो जाती है, नमस्कार चमत्कार हो जाता है। ऐसे तो राहुल गांधी और मोदी जी की भी हाँ, लेकिन वैसे बात नहीं होती, वैसे बात नहीं होती। जो भी बात करनी होती है वो देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से बात कर लेते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ लिफ्ट पर कई बार आपने फोटो देखी ना, उनके दोनों साथ मिल जाते हैं। वहाँ कुछ जो है नहीं मतलब ये महाराष्ट्र में खूब होता है, वहाँ लिफ्टें कम है, इसका मतलब उस फडणवीस और उद्धव की अक्सर टकरा जाते हैं, अक्सर टकरा जाते हैं। जहाँ भी वर्टिकल होगा तो वहाँ टकराने का खतरा होता है। चलें, एक और खबर आपको बता दूं मैं। यहाँ गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड, एक नाबालिग लड़की की ईद के दिन हत्या हुई थी। अब उसके बाद से उस पूरे इलाके के अंदर एक अभियान चला रही है योगी जी की सरकार। सूर्या को चाकू मारने वाले असद का पहले एनकाउंटर हुआ, फिर उसके घर से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस चिपकाया गया। वो खोड़ा एरिया कहलाता है। उस एरिया में जो मदरसे हैं उन 2 मदरसों को सील किया जा चुका है। डासना का इलाका है गाजियाबाद का ही, वहाँ सरकारी ज़मीन पर बने मदरसे को बुलडोज़र ने गिरा दिया है। ये कल्लूगढ़ी इलाका था, यहाँ 12 बीघा सरकारी ज़मीन पर ये मदरसा बना हुआ था। सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से मदरसा बनाए जाने पर कोर्ट ने 1 करोड़ 23 लाख रुपए का जुर्माना भी यहाँ पर लगाया हुआ है। तो मतलब कोर्ट ने पहले मामला किया हुआ था, लेकिन ये तोड़ने की कार्रवाई जो है ये अब हुई है। तो ये सूर्या हत्याकांड के से क्यों लेते हुए जैसे सरकार उस पूरे इलाके के अंदर कुछ अवैध गतिविधियां कह लीजिए या ये लीगल मदरसे, इन पर एक मुहिम के तहत काम कर रही है। नहीं, मदरसे लीगल नहीं थे, वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे और उसी को सरकार गिरा रही है। अब सवाल ये है कि क्या इलीगल मदरसे कंस्ट्रक्शन एक ही जगह है? और जगह भी हैं, लेकिन ये भी होता है ना कि चोरी करो और सीना चोरी भी करो, यानी कि आप मदरसे खोल करके भी रहें और दादागिरी भी बगल में दिखाएं, दोनों नहीं चलेगा। बकरीद पर जो जिस प्रकार की हत्या की गई थी सूर्या की, उससे उस पूरे इलाके में आप देखेंगे कि बड़ा डेंस पॉपुलेटेड इलाका है वो खोड़ा वाला, और वहाँ पर लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश था उसके खिलाफ। तो स्वाभाविक है कि योगी जी ने का जो बुलडोजर अभियान है वो उसके खिलाफ चल रहा है और बहुत 2-3 दिन से सफाई अभियान चल रहा है। सिर्फ उसी इलाके में नहीं, गाजियाबाद के अन्य इलाकों में जिस दिन से हत्या हुई उसके अगले दिन से ही शुरू हो गया। पहले एनकाउंटर हुआ, फिर घर को नोटिस, फिर उसके बाद ये मदरसा शुरू हो गया। आपने और एक नहीं देखा, गाजीपुर के अंदर एक व्यक्ति की हत्या की तो उसके जो हत्यारा था चौधरी, उसको भी पुलिस एनकाउंटर में उसको मार दिया गया। मुसलमान नहीं था, वो मुसलमान नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब इलेक्शन तक ये पूरा चलेगा, क्योंकि नैरेटिव तो यही होना चाहिए। अब आप जोड़ रहे हैं इसको इलेक्शन से, मैंने नहीं कहा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो चलेगा ही चलेगा। त्रिपाठी जी मुस्कुराए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इलेक्शन से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन सचमुच गंभीर मसला है कि कोई हत्या कर देता है और उसके बाद पुलिस एनकाउंटर होता है तो हिंदू मुसलमान की ही बात होती है। और मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी इसको इसी तरह से करेगी तो फिर तो अच्छा है। फिर तो योगी जी अगर पॉलिटिकली कहें तो फिर उनकी पिच पर आप जा रहे हैं। या तो आप संवेदनशील हो जाइए, कानून व्यवस्था के मामले में अगर कोई सरकार काम कर रही तो उसमें इस तरह की बात मत कीजिए। अगर उस पर जाएंगे तो फिर नुकसान तो आप ही। सर आपके 2 सेंट्स हिंदी में, हिंदी में तो कैसे कहेंगे आपकी 2 चवन्नियां? नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा हो रहा है, लेकिन ये हर बार तोड़ने के लिए जो भी इलीगल है उसके लिए अलार्म की क्यों जरूरत पड़ती है? कहीं हत्या होती है तभी ये अवैध टूटते हैं बिल्डिंग्स। हाँ, ये बात तो सही कर रहे हैं कि मुझे लगता है तो हम सब सहमत, मैं सब सहमत हो जाएंगे कि ये तो होते ही रहना चाहिए। नहीं, पूरे मदरसे मस्जिदें मैपिंग करके अतिक्रमण कर जमीन बना, अवैध में अतिक्रमण में नहीं हो रहा। मैं वही कह रहा हूँ, जो भी अतिक्रमण किया गया, अरे ये भी हुआ है वहां पर। ये कुछ लोग जो है अपने हाथों में तख्ती लेकर अपने आप आए कि हाँ, कि हम मैं नहीं करेंगे आगे से दोबारा, अपराध नहीं करूंगा, पूरी पे तख्तियां लगाए हुए हैं। चलें सर।